सो सभी बच्चों को नमस्ते, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू. सो लेट्स स्टार्ट विद द न्यू चैप्टर विच इज़ रिमेन टू डिस्कस हियर. आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जो इनकम टैक्स में से लास्ट वाला हेड जो हमारा बचा हुआ था, अकॉर्डिंग टू द वेटेज ऑफ सेक्शन वॉट एवर वी हैव डिस्कस दैट इज़ डिफरेंट एंड द रिमेनिंग पार्ट इज़ डिफरेंट, है ना. मतलब हमने आप अब तक टोटल 4 हेड अभी कवर किए हैं. उसमें से क्या क्या था देखो. पहला था सैलरी का. सैलरी होने के बाद उसके बाद हमने देखा कैपिटल गेन, फिर अदर सोर्सेस, है ना. सो सैलरी है, हाउस प्रॉपर्टी है, कैपिटल गेन है, अदर सोर्सेस है. ये सारे तीन चार या फिर कहीं कहीं पे 7 सेक्शन तक मैक्सिमम कवर होके ये चारों भी हेड्स हमने कवर किए हैं. हाँ, लेकिन जो नेक्स्ट हेड हम देख रहे हैं जिसका वेटेज थोड़ा सा ज़्यादा है और जिसमें बहुत सारे सेक्शन मतलब नियर अबाउट 28 से स्टार्ट होके 28 से स्टार्ट होता है ये, और टोटल 17 सेक्शंस वहाँ पे हमें इस चैप्टर में पढ़ना है. ठीक है. सो इनकम टैक्स एक्ट के अंदर जितने भी 5 हेड दिए हैं, 5 हेड में से सबसे ज़्यादा सेक्शंस हमारे इस चैप्टर में आने वाले हैं. अभी ये है कैसे देखो. इनकम, टैक्सेबल इनकम अंडर द हेड इनकम फ्रॉम प्रॉफिट्स एंड गेन्स ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन. सो जब हम बिजनेस एंड प्रोफेशन पे फोकस करते हैं, सो प्रायर टू कंटिन्यू विद दिस यू नीड टू अंडरस्टैंड द व्हाट इज द अकाउंटिंग प्रोसेस ऑफ दिस बिजनेस एंड प्रोफेशनल होल्डिंग्स. ओके. सो बिजनेस है या फिर कोई प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे कि सपोज चार्टर्ड अकाउंटेंसी का ऑफिस है, लॉयर का ऑफिस है, डॉक्टर का क्लिनिक है ना. ये सारे प्रोफेशनल लोग हैं, है ना. ठीक. कोई कोचिंग क्लास है तो वहाँ पे भी आप प्रोफेशनल लेवल पे या बिजनेस लेवल पे वहाँ पे ट्रांजैक्शंस को रिकॉग्नाइज कर सकते हो. सो पहला तो पॉइंट है, अगर आप बिजनेस में डील करते हो तो बिजनेस में क्या क्या हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में प्रिपेयर करते हैं. तो वहाँ पे आपने देखा है हमारे सामने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है, ट्रेडिंग अकाउंट होता है, बैलेंस शीट होती है. प्रोफेशन में जब हम फोकस करते हैं तो वहाँ पे मोस्टली रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, है ना. जितने भी रिसीट्स आ रहे हैं, जितने भी पेमेंट्स हो रहे हैं, उसके अकॉर्डिंगली हम बैलेंस शीट वगैरह प्रिपेयर करते हैं. तो ये सारे सिचुएशन में जब हम बिजनेस को डिफाइन करने की कोशिश करते हैं तो एकदम स्टार्टिंग में जैसे हमने अकाउंटिंग स्टार्ट करते समय हमने एक कंसेप्ट देखा था, एंटिटी कंसेप्ट. ओके. सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट एंटिटी कंसेप्ट? दैट द ओनर एंड द बिजनेस बोथ आर सेपरेट फ्रॉम ईच अदर, है ना. दे हैव देयर डिस्टिंक्ट आइडेंटिफिकेशन इन द बिजनेस, है ना. अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर ओनर कुछ कंट्रीब्यूट करता है तो दैट विल बी ट्रीटेड एज ए लायबिलिटी फॉर द बिजनेस, एंड इफ समथिंग इज विथड्रॉन बाय द ओनर इन दैट सिचुएशन दैट विल बी ट्रीटेड एज एन एसेट फॉर द बिजनेस एंटरप्राइज, है ना. सो यहाँ पे हमने क्या डिफाइन किया कि बिजनेस अलग है और उसका ओनर, उसका कॉन्ट्रीब्यूटर जो कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है वो अलग है. सो दोनों को मिक्स नहीं करना है. दोनों के एक्सपेंडिचर, दोनों के इनकम, दोनों के रिसीट्स एंड दोनों के पेमेंट्स वो अलग अलग ही रहेंगे. ठीक है. सो ये एंटिटी कंसेप्ट में आया. थोड़ा सा आगे जाते हैं तो वहाँ पे मैचिंग कंसेप्ट भी आता है. मैचिंग कंसेप्ट से पहले अगर देखते हैं तो पीरियोडिसिटी कंसेप्ट है. पीरियोडिसिटी कंसेप्ट क्या कहता है हमारा कि इन बिटवीन दैट वॉट एवर वी हैव, मतलब हमने जितना भी टोटल लाइफ स्पैन देखा है बिजनेस का इन अर्लियर ईयर, है ना. मतलब यहाँ से पीछे जाके जब हम देखते हैं तो हमारे बिजनेस का टोटल लाइफ कितना है, तो उस टोटल लाइफ को हमने एक सेगमेंट्स में, अलग अलग सेगमेंट्स में उसका बाइफिकेशन किया है. सो वो हर एक सेगमेंट एक अलग पार्ट, एक 12 महीने का पार्ट जो डिस्टिंक्टली आइडेंटिफाई किया जाता है. मतलब जो स्टार्ट होता है 1 अप्रैल से और जो एंड होता है नेक्स्ट ईयर के 31 मार्च को, है ना. तो ये वाला जो पीरियड है वो पीरियोडिसिटी कंसेप्ट के अंदर हम अलग अलग सेगमेंट्स में इसे आइडेंटिफाई किया है. और हर एक साल का एक फाइनेंशियल रिपोर्ट अगर आप बनाओगे तो एक साल का फाइनेंशियल रिपोर्ट पुराने या जो भी हुए साल है उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के साथ हम क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं. सो ये दोनों सिचुएशन में हमने क्या देखा, पहले तो एंटिटी कंसेप्ट में सेपरेशन देखा, बाद में पीरियोडिसिटी में हमने पीरियड कंफर्म किया. उसके थोड़ा सा आगे जाते हैं तो हमें पता चला कि भाई मैचिंग कंसेप्ट भी होता है. मैचिंग कंसेप्ट क्या कहता है, यू नीड टू फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू आइडेंटिफाई द रेवेन्यूज, है ना. मतलब इनफ्लो कितना है उस बिजनेस में वो आइडेंटिफाई करो. फिर इनफ्लो आइडेंटिफाई करने के बाद उतने इनकम को अर्न करने के लिए कितना एक्सपेंडिचर आपने इनकर किया है, सो दैट शुड बी मैच्ड, है ना. मतलब पहले तो हमें रेवेन्यूज मतलब इनकम
इनफ्लो आइडेंटिफाई करना है, रिसीट आइडेंटिफाई करना है, और इतना इनकम अर्न करने के लिए अब ये किस पीरियड का है, जो पीरियडिसिटी कंसेप्ट में डिफाइन करके दिया है कि आज इस साल के लिए ये पीरियड एप्लीकेबल है। तो उस पीरियड में, उस 12 महीने में, उस साल में, उस फाइनेंशियल ईयर में आपने इतना इनकम अर्न किया है, तो इतना इनकम अर्न करने के लिए कितना आपने एक्सपेंडिचर इनकर किया है। तो पहले तो हमें इनकम को आइडेंटिफाई करना है, फिर उसको मैच करना है एक्सपेंसेस के साथ। मतलब इनकम, इतना इनकम अर्न करने के लिए कितना एक्सपेंडिचर आपने इनकर किए हैं, सॉरी इतना इनकम अर्न करने के लिए कितने एक्सपेंडिचर इनकर किए हैं। सो वो दोनों एक दूसरे को मैच होने चाहिए। पहला फोकस किसका है, इनकम का, मतलब इतना 12 महीने में इनकम अगर आ रहा है तो उसको अर्न करने के लिए कितना एक्सपेंडिचर हमने इनकर किया है। बस उससे ज़्यादा होगा तो वो कैरी फॉरवर्ड होगा। मतलब कैरी फॉरवर्ड मीन्स उसको हम एक तो प्रीपेड में डाल सकते हैं, या फिर वो फिर अलग प्रीपेड में ही जाएगा अगर आपने एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस किया है, या फिर उसे डेफर्ड करना पड़ेगा अलग अलग ईयर में, जितने भी ईयर्स के लिए वो एप्लीकेबल होगा उस तरीके से। तो यहाँ पे हमें पता चला कि भाई कुछ बेसिक कंसेप्ट्स हैं जो हमें कंसिस्टेंटली फॉलो भी करने हैं। जैसे कि हमने अगर कोई अकाउंटिंग प्रिंसिपल, अकाउंटिंग कंसेप्ट अगर अप्लाई करते हैं तो उसे कंसिस्टेंटली फॉलो करते हैं। तो ये सारा जो बेसिक है ना, ये हमने बहुत अच्छे से उस पर ग्रिप बनाई है। हमने हमारे बिजनेस के, हमारे प्रोफेशन के बुक्स ऑफ अकाउंट्स बहुत अच्छे से मेंटेन किए हैं, और हम अकाउंट्स में बहुत परफेक्ट हैं। हमें पता चला है कि हमारे बिजनेस में क्या रिकॉर्ड होना चाहिए, क्या नहीं रिकॉर्ड होना चाहिए। मतलब यहीं से हमें समझ में आया कि बिजनेस एंड प्रोफेशन में पर्सनल एक्सपेंडिचर इनकर नहीं किया जाता, या पर्सनल एक्सपेंसेस हैं तो बिजनेस के लिए अलाउड नहीं होंगे। बिजनेस में सिर्फ बिजनेस के ही एक्सपेंडिचर चार्ज होने चाहिए, जो हमें एनटीटी कंसेप्ट कहता है। पीरियोडिसिटी कंसेप्ट कहता है कि उसी पीरियड के एक्सपेंसेस होने चाहिए। उसके आगे जाते हैं तो थोड़ा सा मैचिंग कंसेप्ट कहता है कि भाई इतना ही अर्न करने के लिए कितना इनकर किया, बस उतना ही रिकॉर्ड होना चाहिए। मतलब ये सब कुछ जब हम फॉलो करते हैं प्रॉपरली, तो फिर सवाल ही नहीं आता ना बिजनेस के लिए कौन से एक्सपेंसेस एप्लीकेबल है, कौन से नहीं है। ये ऑलरेडी आपने क्या किया है, आइडेंटिफाई किया है और उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाए हैं। ठीक है, तो अभी इस चैप्टर में हमें देखना क्या है कि आपको कुछ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का पार्ट दिया जाएगा। यू विल बी प्रोवाइडेड सम information related to the financial statements of the particular business entity that may include some disallowed expenditure or disallowed income as related to or as correlated to that particular business entity। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन आपको दिया है उसके नेचर के हिसाब से, या उस बिजनेस में जितने एक्सपेंडिचर इनकम रिकॉर्ड होने चाहिए। मतलब ऐसे समझो कि आपको डायरेक्टली प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया जाता है, जस्ट यू हैव आस्क्ड टू कैलकुलेट द फाइनल प्रॉफिट, है ना, टैक्सेबल प्रॉफिट। तो उस प्रॉफिट एंड लॉस में कुछ पर्सनल एक्सपेंसेस उन्होंने चार्ज किए, कुछ पर्सनल इनकम भी वहाँ पे रिकॉर्ड करके रखा है। तो ये सारा हमें बहुत अच्छे से देखना है कि भाई क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट है, या जो भी इनकम एंड एक्सपेंसेस के डिटेल दिए, क्या ये एडमिसिबल है, मतलब उस बिजनेस के ही हैं, या उस बिजनेस को छोड़ के उसने कुछ डिसअलाउड एक्सपेंडिचर हैं जो हम नॉर्मली बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करते समय भी रिकॉर्ड नहीं करते। मतलब यू नीड टू फॉलो प्रॉपरली द प्रिंसिपल, है ना, मतलब कैपिटल नेचर का है कि रेवेन्यू नेचर का है, ये सारी चीज़ें प्रॉपरली फोकस करके हमने वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन किए हैं। तो अगर ये सब कुछ ओके है तो उस केस में हमें बिजनेस का इनकम कितना है, बिजनेस का प्रॉफिट कितना है, वो आइडेंटिफाई करने में ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी। ठीक है, सो ये वाला था पहला पार्ट। अभी सेकंड पार्ट में क्या है, अभी ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हम बनाते हैं, सो दैट इज स्पेसिफिकली डील्स विद द स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन। जैसे कि अगर पार्टनरशिप फर्म है तो पार्टनरशिप फर्म में पार्टनरशिप एक्ट डिफाइन करता है कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स कैसे मेंटेन करने। जॉइंट स्टॉक कंपनी है तो जॉइंट स्टॉक कंपनी कहती है, मतलब जॉइंट स्टॉक कंपनी का एक्ट कहता है कि ये जॉइंट स्टॉक कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कैसे होने चाहिए, है ना। मतलब ये दोनों सिचुएशन देखो, या फिर ट्रस्ट एंड सोसाइटी के बारे में बात करते हैं तो उनका अलग है, बैंकिंग फाइनल अकाउंट है तो उनका फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अलग है, इंश्योरेंस कंपनी है तो उनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अलग से बनते हैं, कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स हैं या फिर बिजनेस बिल्डर का बिजनेस है तो उसके लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7 अप्लाई होता है और उसके अलग हैं, है ना। इलेक्ट्रिसिटी कंपनीज के फाइनल अकाउंट बनाते हैं तो वो अलग है। तो ये सारी सिचुएशन में जब हम फोकस करते हैं तो हमें एक बात समझ में आती है कि ये सारे जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स या बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करते हैं उसके लिए अलग से एक्ट या उनका रिलेटेड, उनसे रिलेटेड जो भी एक्ट है वो वहाँ पे एप्लीकेबल होता है। यहाँ पे हमें क्या करना है, टैक्सेबल इनकम कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे
जो भी आपके बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ये एज पर इनकम टैक्स एक्ट के अंडर उसका रिकॉर्डिंग कैसे होना चाहिए, क्या क्या वहाँ पे एप्लीकेबल होगा, क्या क्या एप्लीकेबल नहीं होना चाहिए, या कितना अलाउड है कितना डिसअलाउड है, वो सारी चीज़ें हमें यहाँ पे फोकस करनी है। जैसे कि एक छोटा सा एग्जाम्पल हम लेते हैं, अगर हम प्रोविजन की बात करते हैं, सो व्हाट इज मीन बाय प्रोविजन? सो वी हैव केप्ट असाइड सम पोर्शन ऑफ प्रॉफिट फॉर फ्यूचर certain expenditure because you know about them that we must need to incur in the future। अब ये हमें पता है कि आगे जाके हमें वो करना ही करना है ना, मतलब वो हमें पता है, उसकी क्वांटिटी पता है, तभी जाके तो हम कुछ पोर्शन निकाल के यहाँ पे प्रोविजन के तौर पे बनाते हैं, है ना। सो इनकम टैक्स की प्रोविजन है, ऑलरेडी हमने प्रॉफिट रफ में कैलकुलेट किया है अप्रॉक्सीमेट, और उतने पे कितना टैक्स आता है उसकी प्रोविजन हम बना के रखे हैं। काफ़ी सारे होते हैं, जैसे कि हमारे डे टू डे रूटीन एक्सपेंडिचर है, 12 महीने अभी तक कंप्लीट नहीं हुए, 1 महीने का एक्सपेंडिचर पेमेंट करना बाकी है, तो हम ईयर एंड में क्या करते हैं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस ऐसे रिकॉर्ड करते हैं। तो ये सारे सिचुएशन में प्रोविजन जो होती है, प्रोविजन इज एन एक्सपेंडिचर जो हम अगर प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर कर रहे हैं, सो दैट मच इज नॉट एप्लीकेबल, दैट मच मतलब अभी देखो पहले क्या होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कैलकुलेट करते हैं, फिर जो प्रॉफिट आता है उसका अप्रोप्रिएशन करते हैं, अप्रोप्रिएशन करते समय वी आर मेकिंग सम प्रोविजंस, है ना। सो वो प्रोविजन में जो प्रॉफिट का रिडक्शन हो रहा है दैट इज नॉट अलाउड बाय इनकम टैक्स एक्ट। सो ये प्रोविजंस को कंसिडर नहीं करेगा, मतलब आपके पास जितना नेट है, जितना होना चाहिए अकॉर्डिंग टू द टैक्स, वो टैक्सेबल प्रॉफिट, टैक्सेबल गेन, टैक्सेबल इनकम हमें ये बिजनेस एंड प्रोफेशन से कैलकुलेट करना है। तो उसके लिए पहले तो हमें उसका प्रॉपर फॉर्मेट समझ के लेना है। बिजनेस एंड प्रोफेशन में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कैसे होते हैं, उसमें कुछ एक्सपेंसेस हैं, कुछ इनकम्स हैं जो अलाउड है, मतलब एडमिजिबल बोल सकते हैं, और कुछ डिसअलाउड है, इनएडमिजिबल। सो वो दोनों क्राइटेरिया को हमें फोकस करना है। और जब हम बिजनेस एंड प्रोफेशन की बात करते हैं तो इसमें बहुत ज़्यादा कैपिटल इन्वेस्ट होता है। जब कैपिटल इन्वेस्ट होता है तो उसके साथ कैपिटल एसेट्स भी आते हैं। सो कैपिटल एसेट्स आ रहे हैं तो कैपिटल एसेट्स के साथ हमें डिप्रिसिएशन पे भी फोकस करना है। सो नॉर्मली क्या होता है, डिप्रिसिएशन जो चार्ज किया जाता है वो स्ट्रेट फॉरवर्ड रेट ऑफ डिप्रिसिएशन दिया जाता है, उसके हिसाब से पर ईयर आप डिप्रिसिएशन चार्ज करते हो। लेकिन जब हम बिजनेस एंड प्रोफेशन को कंसिडर करते हैं या फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ इनकम टैक्स की बात करते हैं, तो हियर एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन विल बी कंसिडर्ड। अभी एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन क्या होता है, मतलब आप क्या करते हो नॉर्मली अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू, हर साल का डिप्रिसिएशन उतना रिटर्न डाउन वैल्यू से क्या करते हो, रिड्यूसिंग वैल्यू जो होती है आपकी रिटर्न डाउन वैल्यू, उसमें से क्या करते हो, बैलेंसिंग फिगर में से उस साल का डिप्रिसिएशन चार्ज करते हो। लेकिन यहाँ पे क्या किया जाता है इनकम टैक्स में, आपकी जो ओरिजिनल कॉस्ट है एक्विजिशन कॉस्ट वही कंसिडर की जाएगी, और आपका आज तक का टोटल डिप्रिसिएशन आज के इस साल के भी डिप्रिसिएशन के साथ माइनस किया जाता है। अल्टीमेटली उतना ही आने वाला है, हाँ, लेकिन यहाँ पे एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन को फोकस किया जाता है। ठीक है, ये वाला एक छोटा सा बट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, जो डिप्रिसिएशन इनकम टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से डिप्रिसिएशन एक बहुत बड़ा पार्ट है जहाँ पे टैक्स इवेजन को हम बहुत अच्छे से कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, मतलब डिप्रिसिएशन एक ऐसा पार्ट है, डिप्रिसिएशन की वजह से हमारा टैक्स रिडक्शन होता है, टैक्स रिड्यूस होता है। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ऑल्सो अवेयर अबाउट ऑल दीज टैक्स इवेजन क्राइटेरियाज, है ना। मतलब जहाँ जहाँ पे लोग इस पे फोकस करके, मतलब डिप्रिसिएशन अगर चार्ज करेंगे ज़्यादा तो उससे क्या होगा, हमारा इनकम लो होगा, मतलब इनकम रिड्यूस होगा, इनकम कम हो रहा है तो उसके ऊपर का टैक्स भी कम होगा। तो ऐसे कुछ टैक्स प्लानिंग के या टैक्स इवेजन के पॉइंट्स आ सकते हैं। तो उसे प्रॉपरली कंट्रोल करने के लिए डिप्रिसिएशन एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे माना गया है। ठीक है, सो डिप्रिसिएशन है, कौन से एडमिजिबल एक्सपेंसेस हैं, इनकम्स है, इन एडमिजिबल एक्सपेंसेस इनकम है, उसको फोकस करना है, उस फॉर्मेट में बिठाना है, बस हमारा टैक्सेबल इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन हो जाता है। तो उसके लिए इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम इसका फॉर्मेट देखते हैं, हाउ वी आर गोइंग टू कैलकुलेट द टैक्सेबल इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। सो फॉर दैट पर्पज हियर आई एम शोइंग यू द फॉर्मेट हाउ we are going to prepare the actual computation related to the pro forma of computation of income under the head profits and gains of business and profession. okay, so थोड़ा सा मैं इसको जूम करता हूँ, देखो आपको दिख रहा है क्या।
शायद आप अभी पॉसिबल है, आप पढ़ सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं। मतलब अब तक तो हमने देखा है ना, अलग अलग 4-5 हेड के अंडर हमने क्या किया है, हमारा इनकम हमने कैलकुलेट किया, टैक्सेबल इनकम हमने कैलकुलेट किया। तो अभी हमें क्या करना है, बिजनेस एंड प्रोफेशन पे फोकस करना है। तो पहले उसका फॉर्मेट समझ के लेते हैं, फिर उसके हिसाब से क्या एडमिसिबल है, क्या इनएडमिसिबल है, फिर कहाँ पे हमें फोकस करना है, कौन से फॉर्मेट में हमें कौन से चीज़ें चाहिए। मतलब हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में बहुत सारे आइटम्स हैं, उसमें के पर्टिकुलर्स में कौन से पर्टिकुलर्स के आइटम्स हैं जिसको हमें फोकस करना है और हमें टैक्सेबल इनकम कैलकुलेट करने के लिए सपोर्ट करेंगे, वो हमें यहाँ पे देखना है। चलो ठीक है। सो यहाँ पे देख सकते हो आप प्रोफार्मा फॉर कॉम्पिटिशन ऑफ इनकम अंडर द हेड प्रॉफिट्स एंड गेन्स ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन। स्पेसिफिकली यहाँ पे कहा गया है, क्या कहा है यहाँ पे स्पेसिफिकली, प्रॉफिट बिजनेस। अभी यहाँ पे थोड़ा सा अगर आप फोकस करोगे तो यहाँ पे स्पेसिफिकली कहा है बिजनेस एंड प्रोफेशन, ठीक है। सो ओके, बिजनेस एंड प्रोफेशन पे फोकस करेंगे। सो लेट्स कंटिन्यू विद दिस। नेट प्रॉफिट एज पर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। मतलब मैंने पहले ही कहा था, इस चैप्टर में आपको क्वेश्चन कैसे दिए जाएंगे कि एक बिजनेस है, ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड बिजनेस है, कुछ सालों का उसका एक्सपीरियंस है, उनका एक इस साल का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये भी जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं या फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन है वो आपके सामने रखी होगी। सो यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस का, प्रॉफिट का बैलेंस आपको दिया है, ठीक है, प्रॉफिट हो या लॉस हो। सो एज पर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, आपके सामने ऑलरेडी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अकाउंटेंट ने बनाया हुआ है। अभी आपको इस पर टैक्स कैलकुलेट करना है, उसके लिए कितना टैक्सेबल है वो हमें कैलकुलेट करना है। सो ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो प्रॉफिट का पोर्शन है ना, नेट प्रॉफिट, सो दैट विल बी टेकन हियर, है ना। आफ्टर दैट ऐड, अभी पहले तो हमने प्रॉफिट को फोकस किया, प्रॉफिट का बैलेंस जो भी आया था उनके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को उसको ले लिया, उसमें ऐड एक्सपेंसेस डेबिटेड टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। पहले तो देखो ऐड करना है, थोड़ा सा वर्डिंग पे फोकस करो, क्या ऐड कर रहे हैं हम, एक्सपेंसेस डेबिटेड टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बट मीन्स क्या, बट दीज आर नॉट अलाउड। मतलब आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आपने जो बिजनेस के एक्सपेंडिचर काफ़ी सारे रिकॉर्ड किए हैं ना, उसमें कुछ पर्सनल एक्सपेंडिचर भी हैं जो अलाउड नहीं है। सो वैसे डिसअलाउड, मतलब ये जो नॉट अलाउड एक्सपेंसेस है ना, उसको उस प्रॉफिट लॉस से डिडक्ट करना है, मतलब वो डिडक्ट ना करते हुए हम किस में करेंगे, प्रॉफिट में ऐड करेंगे। तो ऑलरेडी हमने प्रॉफिट लिया है ना यहाँ पे, तो उसमें ऐड कर देंगे। सो प्रॉफिट में ऐड करेंगे जो डिसअलाउड एक्सपेंसेस हैं, मतलब जो उन्होंने प्रॉफिट लॉस को ऑलरेडी कंसिडर किया है। अभी देखो होता क्या है, हमारे पास अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, अगर हमने प्रॉफिट एंड लॉस के, अभी मेरे डेबिट साइड में मतलब आपका डेबिट साइड, सो आपके डेबिट साइड में अगर हमने एक्सपेंसेस को बढ़ा दिया तो उसका मतलब है प्रॉफिट भी कम आएगा ना। तो हमने उस एक्सपेंसेस में जो डिसअलाउड एक्सपेंसेस है उसको कम कर दिया, तो प्रॉफिट ऑटोमेटिकली क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो वही इंक्रीज करने का काम यहाँ पे कर रहे हैं हम, ऐड करके, ठीक है। नेक्स्ट ऐड क्या करना है, जो अलाउड नहीं है, डिप्रिसिएशन एज पर बुक्स ऑफ अकाउंट्स। अभी यहाँ पे जो डिप्रिसिएशन इन्होंने बुक्स ऑफ अकाउंट्स के हिसाब से कैलकुलेट किया है ना, उसको पहले हम ऐड कर देंगे। मतलब वो पूरा का पूरा 100% डिप्रिसिएशन कैंसिल कर देंगे। मतलब उन्होंने जो कैलकुलेट किया ना, वो पूरा का पूरा डिप्रिसिएशन जो हिट किया है प्रॉफिट लॉस के डेबिट साइड में, उसको कैंसिल कर देंगे एज पर अकाउंट जो किया है। उसके बाद हमें डिप्रिसिएशन तो अलाउड है, बिजनेस है तो डिप्रिसिएशन तो होना ही चाहिए क्योंकि कैपिटल एसेट्स है। डिप्रिसिएशन हम इनकम टैक्स के हिसाब से कैलकुलेट करेंगे और फिर उसको लेस करेंगे। आई बात यहाँ पे समझ में? उन्होंने उनके हिसाब से जो कैलकुलेट किया है ना, पहले उसको हम डिडक्ट करेंगे। तो हमने क्या उनके हिसाब से जो उन्होंने डिडक्ट किया है उसको हम पहले ऐड कर देंगे जिससे कि वो कैंसिल हो जाए। सो उसको हमने क्या कर दिया, ऐड कर दिया। नेक्स्ट इनकम टैक्स डिसअलाउड अंडर सेक्शन 40। अभी इनकम टैक्स ये जो होता है ना, ये एक्चुअल में एक्सपेंडिचर नहीं है, बिकॉज दिस इज अ पार्ट ऑफ एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, है ना। मतलब वो डे टू डे रूटीन बिजनेस का वो एक्सपेंडिचर नहीं है और वो पिछले साल का इस साल में पेमेंट किया जा रहा है, तो दैट शुड बी द पिछले साल का एक्सपेंसेस, है ना। और वो भी एप्रोप्रिएशन में आता है, तो वो अपना एक्चुअल में एक्सपेंसेस नहीं है, तो उसको भी ऐड कर देंगे। नेक्स्ट 30% ऑफ सम पेबल टू रेसिडेंट ऑन विच टैक्स इज नॉट डिडक्टेड। 30% of sum payable on which the tax is not deducted at source or has not been remitted or
remitted on before due date under section 139 after deduction disallowed under section 40 the same is allowed in the year in which the tax is deducted and remitted. अभी यहाँ पे क्या होता है, कभी भी किसी भी इंसान को, किसी भी प्रोफेशनल पर्सन को या कोई भी बिजनेस एंटिटी को जब हम पैसे ट्रांसफ़र करते हैं या कुछ अमाउंट अगर ट्रांसफ़र कर रहे हैं, सो ही और शी द बिजनेस यूनिट इज रिस्पॉन्सिबल टू डिडक्ट द TDS, tax deducted at source. Means you are deducting, you are retaining something, some tax portion before paying to the second party, है ना. अभी सपोज आपने किसी के पास से परचेज किया है कुछ, तो उस केस में बिजनेस एंड प्रोफेशन में क्या होता है, अगर आपने परचेज किया है तो यू हैव अ राइट टू, यू कैन रिटेन, है ना. अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर आप एम्प्लॉयज़ वगैरह हैं, अभी पहले के केस में कैसे था, आप परचेस कर रहे थे तो वो क्या कर रहा था, सेलर आपके पास से टैक्स वसूल कर रहा था परचेस पे एक्स्ट्रा GST चार्ज करके. फिर उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, वो GST उसने जो चार्ज किया वो जाके कहाँ पे करेगा, गवर्नमेंट को पे करेगा. यहाँ पे क्या है, अभी हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, हमारे बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से, तो हमने हमारे एम्प्लॉयज़ को सैलरी पे की है, तो सैलरी पे करने से पहले हमें पता नहीं है ना वो जो एम्प्लॉयज़ हैं वो टैक्सेबल स्लैब में आते हैं या नहीं आते हैं. हाँ, बट हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि वो सारे एम्प्लॉयज़ का जो भी टैक्स का पोर्शन होगा उतना हम पहले अप्रोक्सीमेट के लेवल पे 10% के हिसाब से TDS डिडक्ट करेंगे. और फ्रीक्वेंटली, मतलब जो भी हमारी फ्रीक्वेंसी होगी, क्वार्टरली, 6 मंथली और ईयरली, उस टाइम पीरियड में हमें क्या करना है, उसको रिटर्न के तौर पे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को TDS रिटर्न के तौर पे हमें वो डिपॉजिट करना है. सारे एम्प्लॉयज़ के पैन नंबर के हिसाब से उनको हम क्या करते हैं, डिपार्टमेंट में सबमिट कर देते हैं. तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. तो ऐसा कुछ अमाउंट हमने पे किया जिसका वहाँ पे TDS कट ही नहीं किया था, तो हम उस पीरियड में उसको डिस्क्लोज कर ही नहीं सकते. तो जिस पीरियड में, जिस पर्टिकुलर ईयर में, मंथ्स में हमने उसको TDS डिडक्ट किया है, उसी पीरियड में हम क्या कर सकते हैं, उसको वहाँ पे इनकम बोल के डिस्क्लोज कर सकते हैं. ठीक है. और वैसे ही हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे डिस्क्लोज कर रहे हैं. तो उसे उसी तरह, मतलब आपने पहले तो डिस्क्लोज किया था बट उसे डिनाई किया गया, बाद में उसे जिस पीरियड में है, इन विच ईयर, वो कौन से ईयर से बिलोंग करता है, बस उसी ईयर में दिखाओगे तो दैट विल बी एक्सेप्टेबल. ओके, नेक्स्ट, चलो नेक्स्ट पॉइंट पे फोकस करते हैं. एनी एक्सपेंडिचर इनकर्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ विच, एनी एक्सपेंडिचर इनकर्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ विच पेमेंट इज मेड फॉर गुड्स, सर्विसेज और फैसिलिटीज टू अ रिलेटेड पर्सन टू द एक्सटेंट द सेम इज एक्सेसिव or unreasonable in the opinion of the assessing officer having regards to its FMA fair market value, है ना. अभी ऐसे सिचुएशन में होता है ये, मतलब ऐसे समझो, एनी एक्सपेंडिचर इनकर, मतलब हमें अभी ये असेसिंग ऑफिसर को पता होता है कौन से बिजनेस के लिए कौन सा एक्सपेंडिचर कितने लेवल तक हो सकता है, या पूरा आपकी अगर हिस्ट्री देखते हैं, मतलब पिछले सालों में आपने एक्सपेंडिचर, एक सेम नेचर का एक्सपेंडिचर कैसे, कितने प्रोपोर्शन में आपने एक्सपेंडिचर इनकर किया है, तो उसके हिसाब से अगर वो अप्रॉक्सीमेट जो भी आपने अमाउंट रिकॉर्ड किया या जो भी फैक्ट बोल के रिकॉर्ड किया है वो अगर सूटेबल नहीं लग रहा है, प्रोपोर्शनेट नहीं लग रहा है, तो उस केस में दैट असेसिंग ऑफिसर विल डिनाई टू रिकॉर्ड और अलाउड दैट एक्सपेंडिचर इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स. सो एनी एक्सपेंडिचर इनकर, मतलब आपने एक्सपेंडिचर इनकर किया है बट असेसिंग ऑफिसर को ऐसा लगता है कि भाई वो उतना नहीं है, उससे कम होना चाहिए. हाँ, लेकिन ये फेयर मार्केट वैल्यू के हिसाब से बहुत ज़्यादा है ना. मतलब जैसे कि देखो, एक कोई हमने मशीन रेंट पे ली है और जो उस मशीन का नॉर्मल रेट मार्केट में क्या है उसके भी बहुत ज़्यादा हाई रेट पे उन्होंने चार्ज किया यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस पे, तो आपको थोड़ा सा डाउट लगा भाई ये कुछ तो गड़बड़ हो रही है यहाँ पे, तो असेसिंग ऑफिसर सीधा उसे क्या करेगा, डिनाई कर सकता है. तो ऐसे कुछ, तो वो जो डिनाइड या आपको लग रहा है कि दिस इज़ नॉट फेयर एज कंपेयर टू दी फेयर मार्केट वैल्यू, सो यू कैन डिसअलाउ एंड असेसिंग ऑफिसर इज गोइंग टू डिसअलाउ and accordingly that will be added in the profit. Next देखो क्या है यहाँ पे, any expenditure incurred in respect of payment or aggregate of payments to the persons exceeding rupees 10,000 in the single day is made otherwise than by way of account, pay check, bank draft, use of ECS through bank account and through such other prescribed electronic mode, debit card, credit card, net banking, RTGS, NEFT, IMPS, भीम, आधार, UPI, ये सब कुछ यहाँ पे कवर हो जाता है. पेमेंट बैंक जितने भी हैं वो सब, मतलब इनका कहना है एक दिन में, पर्टिकुलर एक दिन में अगर किसी पर्सन को, किसी ऑर्गेनाइजेशन को, किसी को भी 10,000 से ज़्यादा जो ये स्पेसिफाइड मोड हैं
इसको छोड़ के अगर कैश में आपने पेमेंट किया है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है, कैश में अगर 10,000 से ज़्यादा एक दिन में अगर आप पेमेंट करते हो तो ऊपर का जो भी है वो डिसअलाउड है, ठीक है। मतलब 10,000 तक अलाउड है, लेकिन उससे ज़्यादा अगर आप एक दिन में पेमेंट करते हो कैश में तो दैट इज़ नॉट अलाउड। हाँ, बट यहाँ पे जितने भी मीडियम्स दिए ना, वो मीडियम का यूज़ करके अगर पेमेंट करते हो तो दैट इज़ एडमिसिबल। ओके, सो लाइकवाइज नेक्स्ट, certain sum payable by assessee in which certain sum payable by the assessee which have not been paid during the relevant previous year in which the liability was incurred on or before due date of the filing return। अब इनका कहना क्या है, certain sum payable by the assessee which is not been paid during the relevant previous year, ऐसा कुछ पेमेंट जो पिछले साल से रिलेटेड ही नहीं है और आपने पेमेंट किया और वो आपने प्रॉफिट लॉस में इस साल का है बोल के दिखाया है, ऐसे तो कुछ अलाउड ही नहीं है ना। तो फिर मैचिंग कंसेप्ट आप कहाँ पे कह रहे हैं, मतलब मैचिंग कंसेप्ट फॉलो ही नहीं कर रहे हो ना। तो ये चैप्टर को स्टार्ट करते समय ही मैंने इसे थोड़ा सा आपको बेसिक आइडिया दिया कि भाई अकाउंटिंग कैसे प्रिपेयर हो रहा है। इफ़ यू आर फॉलोइंग ऑल दी प्रिंसिपल्स, पॉलिसीज, टर्म्स एंड कंडीशंस, रूल्स एंड रेगुलेशंस एंड प्रोटोकॉल्स प्रोवाइडेड बाय द अपेक्स बॉडी ऑफ द अकाउंटिंग डिपार्टमेंट in the India. So likewise, if you are not following all these, then you are not prepared properly to and fair presentation of financial statements. So how we are going to consider that? So according to the income tax department, we will allowed or disallowed all these expenditure, है ना. तो सपोज आपने अगर इस साल का एक्सपेंसेस है ही नहीं और आपने रिकॉर्ड किया तो यू आर नॉट फॉलोइंग मैचिंग कंसेप्ट, सो दैट इज डायरेक्टली डिसअलाउड. नेक्स्ट, पर्सनल एक्सपेंसेस नॉट अलाउड एज पर अकाउंटिंग एज पर सेक्शन 37. अभी 28 से स्टार्ट हो रहा है ये सेक्शन, हम कहाँ तक पहुँचे अभी 37. ऐसे आप देख सकते हो. कैपिटल एक्सपेंडिचर नॉट अलाउड, नॉट अलाउेबल एज पर 30 सेक्शन. अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, कैपिटल एक्सपेंडिचर जो भी होते हैं, सो कैपिटल अगर एक्सपेंडिचर इनकर कर रहे हो तो उसका प्रॉपर पोस्टिंग आप कहाँ पे कर रहे हो, कहाँ पे डिस्क्लोज कर रहे हो. कैपिटल एक्सपेंडिचर है तो प्रॉफिट लॉस में कैसे आएगा ना. सो व्हाट इज द जर्नल एंट्री व्हेन यू आर गोइंग टू परचेज द एसेट. सो एक एसेट इंक्रीज होगी, दूसरी एसेट कम होगी. सो इफ यू आर पेइंग कैश देन कैश विल बी गेटिंग रिड्यूस्ड, है ना. एंड इफ यू आर परचेसिंग मशीनरी देन मशीनरी बैलेंस विल बी इंक्रीजेस. सो अकॉर्डिंगली एक एसेट बढ़ रही है, दूसरी कम हो रही है, तो यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस में उसका इम्पैक्ट होने की जरूरत ही नहीं है ना. So that's why it is called as capital expenditure is not allowed. समझ में आया क्या. देखो, it is an assumption. If you are focusing on income tax, then from my point of view, you must be or you are expert in accounting. आपको अकाउंटिंग अच्छा आता है तभी जाके हम प्रॉपरली देख रहे हैं ना क्या बिजनेस एंड प्रोफेशन के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है, किस तरीके से हमें उसे कंसिडर करना है, कौन से एक्सपेंसेस अलाउड हैं, कौन से नहीं है. तो पहले तो आपको वो नेचर समझ में आना चाहिए ना, उस बिजनेस का, उस एंटिटी का नेचर समझो और उसको क्या अलाउड हो सकता है, क्या डिसअलाउड हो सकता है, उसके हिसाब से आप क्या कर सकते हो, पोस्टिंग कर सकते हो. नेक्स्ट, अमोर्टाइजेशन. अभी थोड़ा सा ये जो फॉर्मेट देख रहे हैं हम, पहले तो प्रॉफिट जो अलाउड नहीं है वो सारे एक्सपेंडिचर अलाउड करेंगे, मतलब ऐड कर देंगे. मतलब एक सिंपल सा फॉर्मेट, आपने अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते समय जो भी प्रॉफिट आप भी कैलकुलेट किया उसमें ऐसे कुछ एक्सपेंडिचर इनकर किए हैं या रिकॉर्ड किए हैं जो अलाउड नहीं है, तो उसको अगर हम निकाल देंगे या उसको हम फिर से प्रॉफिट में ऐड कर देंगे तो हमारा ट्रू एंड फेयर प्रॉफिट आ जाएगा एज पर इनकम टैक्स. सो वही हम कर रहे हैं ना, प्रॉफिट का पोर्शन लिया पहले और जो डिसअलाउड एक्सपेंसेस है उसको ऐड कर दिया और जो अलाउड एक्सपेंसेस हैं उसको डिडक्ट कर देंगे अगर हमने फिर से उसमें ऐड किया होगा तो, जैसे डिप्रिसिएशन वगैरह है. बाकी के तो ऑलरेडी आपने प्रॉफिट एंड लॉस में तो लेस किया ही है ना, तो वो तो कंटिन्यू होगा ही. ऑल एक्सपेंसेस रिलेटेड टू इनकम विच इज़ नॉट टैक्सेबल अंडर द हेड एग्जाम्पल म्यूनसिपल टैक्सेस. अभी म्यूनसिपल टैक्सेस आपने पे किए हैं, ये किससे रिलेटेड है, हाउस प्रॉपर्टी से रिलेटेड है. कुछ आपने सैलरी से रिलेटेड पेमेंट किया वो उधर जाएगा, कुछ कैपिटल गेन से रिलेटेड हो कैपिटल गेन में जाएगा, कुछ अदर सोर्स का अदर सोर्स में जाएगा. यहाँ पे क्या आएगा, सिर्फ बिजनेस से, सिर्फ प्रोफेशन से रिलेटेड. ओके, एनी सम पेड बाय द एसएससी एज एन एम्प्लॉई बाय वे ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन टू पेंशन फंड, ये फिर से सैलरी में जा रहा है ना. अदर सोर्स वगैरह. हाँ, नेक्स्ट वाला पॉइंट क्या है, देखो अभी ये वाला, अभी पहला पॉइंट तो हमने कवर किया, एक्सपेंसेस नॉट अलाउड और डिसअलाउड एक्सपेंसेस विल बी गेटिंग एडेड. अभी ये वाला पार्ट क्या है, लेस क्या करना है, ऐसे कुछ एक्सपेंसेस जो प्रॉफिट लॉस में नहीं आए हैं या हमने अभी उसे ऐड किया है. जैसे कि डिप्रिसिएशन हमने पूरा का पूरा कैंसिल किया था, अभी हमें डिप्रिसिएशन चार्ज करना पड़ेगा. और कुछ एक्सपेंसेस है जिन्होंने उन्होंने प्रॉफिट लॉस में डाला ही नहीं है तो हमें अभी ऐड करना पड़ेगा, मतलब लेस करना पड़ेगा उसमें से. ठीक है, मतलब उसे कंसिडर करना पड़ेगा.
सो एक्सपेंडिचर अलाउएबल एज डिडक्शन बट नॉट डेबिटेड एज पर द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, मतलब जो अलाउड एक्सपेंडिचर है वो आपने प्रॉफिट लॉस में लिए नहीं है, तो उसको अभी हमें क्या करना पड़ेगा, डिडक्ट करना पड़ेगा. सो दैट्स व्हाई इट इज लेस. एक्सपेंडिचर अलाउड बट नॉट डिडक्टेड और डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. लेट्स फोकस. अभी ये जितने भी एक्सपेंसेस होंगे ना, सो दैट इज टोटली यू कैन आइडेंटिफाई अकॉर्डिंग टू द अकाउंटेंसी एज वेल एज इनकम टैक्स, है ना. दोनों को प्रॉपरली कोरिलेट करो, बिजनेस का नेचर समझो, फिर क्या एप्लीकेबल है क्या एप्लीकेबल नहीं है, उसके हिसाब से डिडक्शन वगैरह मिलेगा. फर्स्ट आता है डिप्रिसिएशन एज कंप्यूटेड एज पर द रूल ऑफ 5 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1962. इनकम टैक्स एक्ट में मैंने बोला ना डिप्रिसिएशन अलग से चार्ज किया जाता है, एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन है, तो उसको फोकस करेंगे. पुराना डिप्रिसिएशन पूरा कैंसिल और सिर्फ इनकम टैक्स के हिसाब से कितना आता है वो, ठीक है. उसके बाद एडिशनल डिप्रिसिएशन एट द रेट 20% of actual cost of new profit and plant and machinery acquired by assessee engaged in the business of manufacturer production of any. अभी ये क्या है पोर्शन, डिप्रिसिएशन का पार्ट तो आगे आने ही वाला है, बहुत अच्छे से आने वाला है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है बिजनेस एंड प्रोफेशन. तो डिप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट किया जाता है, नई एसेट ऐड होती है, पुरानी होती है, या फिर सेकंड हैंड ली जाती है, ये सारी सिचुएशन में हमें डिप्रिसिएशन देखेंगे वो डिप्रिसिएशन के पार्ट में, ठीक है. सो मतलब स्पेसिफिकली यहाँ पे क्या किया है, जो उन्होंने डिप्रिसिएशन आइटम चार्ज किया था प्रॉफिट लॉस में, हमने डिसअलाउड किया था, क्योंकि आपका डिप्रिसिएशन हमें नहीं चलेगा, इसलिए हमने पहले ऐड किया था, अभी हम उसको लेस कर रहे हैं. बस यहाँ पे डिप्रिसिएशन को उन्होंने फोकस किया. नेक्स्ट फिर से हमें क्या लेस करना है, देखो यहाँ पे इन्होंने यहाँ पे पॉइंट दिया है. अभी डिप्रिसिएशन एक तो आइटम लेस किया, अभी नेक्स्ट आइटम क्या लेस कर रहे हैं, इनकम क्रेडिटेड इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बट नॉट टैक्सेबल. इनकम क्रेडिटेड टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, मतलब प्रॉफिट लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में इनकम रिकॉर्ड किया है, जिसकी वजह से प्रॉफिट बढ़ रहा है, उसको अभी कम करना पड़ेगा, बट नॉट टैक्सेबल. ऐसा कुछ इनकम है जो टैक्सेबल है ही नहीं है, तो उसमें ऐड क्यों करना है ना. तो वो हम क्या करेंगे, डिडक्ट करेंगे. सो वो भी आइटम आएगा यहाँ पे, जैसे कि डिविडेंड इनकम टैक्स फ्री है, तो उसको यहाँ पे नहीं लाएंगे. एग्रीकल्चर इनकम दैट इज ऑल्सो टैक्स फ्री, सो व्हाई आर यू एडिंग हियर, है ना. सो लाइक वाइज, सो ये आइटम हो गया. फिर उसके बाद इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज ऑफ सेविंग बैंक अकाउंट के लिए जो मिनिमम 10,000 तक का जो आइटम है वो उसको मतलब क्या कहे एग्जम्प्टेड है, तो उसको इनकम में क्यों दिखाना है ना. सो टैक्सेबल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, वो भी टैक्सेबल होता है अगर 10,000 से ज़्यादा है. कहाँ पे होगा, अदर सोर्सेज में होगा. यहाँ पे क्यों कंसिडर कर रहे हो. प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ कैपिटल एसेट टैक्सेबल अंडर द हेड कैपिटल गेन, है ना. मतलब अगर आप कैपिटल एसेट्स को सेल या परचेज करते हो, तो उस केस में जो भी कैपिटल गेन होगा वो कैपिटल गेन में चार्ज करोगे, तो उसका आएगा क्या बिजनेस एंड प्रोफेशन में, नहीं. विनिंग फ्रॉम लॉटरीज वगैरह हैं, हॉर्स रेसेस हैं, गेम्स है, टैक्सेबल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज. गिफ्ट एग्जम्प्ट और टैक्सेबल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज. इनकम टैक्स रिफंड दैट इज ऑल्सो अदर सोर्सेज. इनकम इंटरेस्ट ऑन इनकम टैक्स रिफंड टैक्सेबल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज. उसके बाद फिर नेक्स्ट यहाँ पे देखो पॉइंट क्या है, ऐड. क्या ऐड करना है, इनकम चार्जेबल अंडर द हेड इनकम टैक्स और दिस हेड इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन. ऐसे कुछ इनकम है जो आपने रिकॉर्ड नहीं किए हैं प्रॉफिट लॉस में, तो उसको ऐड करना चाहिए. जैसे कि हमारा प्रॉफिट ट्रू एंड फेयर आना चाहिए, टैक्सेबल प्रॉफिट. जैसे कि देखो यहाँ पे डीम्ड इनकम या फिर प्रॉपर इनकम, सैलरी, रेम्यूनरेशन, इंटरेस्ट रिसीव्ड बाय अ पार्टनर फ्रॉम द फर्म टू द एक्सटेंट ऑफ सेम इज डिडक्टिबल इन द हैंड्स ऑफ फर्म एज ए सेक्शन. अभी देखो पार्टनरशिप फर्म है, पार्टनरशिप फर्म ने सैलरी दी है पार्टनर को, तो उसको वो जो पार्टनर को मिलने वाली सैलरी है ना, वो एक्चुअल में एक्सपेंडिचर है क्या, एक्सपेंडिचर है. लेकिन यहाँ पे क्या होगा, एक्चुअल नेट प्रॉफिट कितना है उसमें से भी आप प्रॉफिट पोर्शन डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो ना. तो यहाँ पे क्या हो रहा है, सैलरी, रेम्यूनरेशन, इंटरेस्ट, ये भी आपका एक टाइप का क्या है, पार्टनर को दिया गया, ये भी तो इनकम ही है, तो उसको वहाँ पे ऐड करेंगे. बैड डेट्स एज डिडक्शन अंडर सेक्शन 36 इन एन अर्लियर प्रीवियस ईयर नाउ रिकवर्ड. अभी पिछले साल में हमने बैड डेट्स चार्ज किए थे, अभी वो रिकवर हो गए, तो वो भी तो हमारा इनकम ही है और रूटीन बिजनेस का इनकम है ना, तो उसको ले लेंगे. रेमिशन और रिसेशन ऑफ ट्रेडिंग लायबिलिटी, ट्रेडिंग लायबिलिटी में अगर कुछ इनकम या रिसेशन मतलब कैंसलेशन में या फिर होल्ड करने की वजह से अगर कुछ प्रॉफिट एंड गेन होता है, तो वो वहाँ पे ऐड
ऐसे करके आएगा हमारा प्रॉफिट्स एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, ठीक है, ऐसे करके आएगा हमारा प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, ठीक है। सो फॉर्मेट क्या है, पहले तो प्रॉफिट लॉस में जो भी अपना प्रॉफिट दिया है वो क्वेश्चन में दिया है उसको ले लेंगे, फिर जितने एक्सपेंसेस डिसअलाउड है, डिसअलाउड एक्सपेंसेस उसको ऐड कर देंगे, जो अलाउड है उसे लेस कर देंगे, ये एक्सपेंस साइड का हो गया। फिर इनकम साइड पे फोकस करते हैं, जो डिसअलाउड है उसको लेस कर देंगे, जो डिसअलाउड इनकम है उसको लेस कर देंगे, और जो अलाउड इनकम है उसको ऐड कर देंगे, ठीक है। ये ऐसे सिर्फ दो ही स्टेप फॉलो करने, एक तो इनकम साइड में, एक एक्सपेंस साइड में। एक्सपेंस में जो अलाउड है उसको लेस करेंगे, इन एक्सपेंस की बात करें तो जो अलाउड है उसको लेस करेंगे और जो डिसअलाउड है उसको ऐड करेंगे। इनकम है सो जो अलाउड है उसको ऐड करो, जो डिसअलाउड है उसे लेस करो, बस इतना ही करोगे तो हमारा आएगा यहाँ पे प्रॉफिट्स एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। यहाँ पे आप फोकस कर सकते हो प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, ठीक है। सो ये था हमारा एक फॉर्मेट जिसमें हमें प्रॉफिट एंड गेन्स से प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन से मिलने वाला जो भी प्रॉफिट है वो हम यहाँ पे टैक्सेबल बोल के इनकम टैक्स के अंडर कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। अभी स्टार्ट करेंगे हमारा जो कोर पार्ट है, मतलब हमें फॉर्मेट समझ में आया। सो फॉर्मेट समझ में आने के बाद हमें देखना है अभी यहाँ पे क्या देखना है कि ये सब कुछ कौन से इंपॉर्टेंट टर्म्स एंड टर्मिनोलॉजीज क्या क्या हैं उसे हमें थोड़ा सा फोकस करना है, उसके हिसाब से हम आगे मूव करते हैं, ठीक है। मीनिंग ऑफ बिजनेस, अभी हमारा प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन में हम देखते हैं थोड़ा सा डेफिनेशंस, जो इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं, टर्म्स हैं या फिर कुछ कंसेप्ट्स हैं जिसको हमें समझना बहुत ज़रूरी है बिफोर गोइंग टू कैलकुलेट टैक्सेबल इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। सो व्हाट इज दैट, द टैक्स पेएबल बाय एन एसएससी ऑन हिज इनकम अंडर दिस हेड is in respect of the profit and gains of any business or profession carried on by him or on his behalf during the previous year। वो कोई भी बिजनेस से अगर वो खुद वहाँ पे कुछ काम करने की वजह से या उसके बिहाफ से कोई काम कर रहा है और उससे मिलने वाला जो इनकम एंड एक्सपेंसेस है, सो इनकम एंड गेन है, दैट इज कॉल्ड एज बिजनेस, है ना। सो एनी द टैक्स पेएबल बाय एन एसएससी ऑन हिज इनकम अंडर दिस हेड इन रिस्पेक्ट ऑफ द प्रॉफिट एंड गेन्स। अभी यहाँ पे क्या है, बिजनेस का मतलब क्या है, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स और मैन्युफैक्चरिंग एंड बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स टू अर्न द प्रॉफिट एंड वॉट एवर प्रॉफिट विल बी देयर, ठीक है। सो अकॉर्डिंगली यू कैन कन्फर्म, सो व्हाट इज द बिजनेस एक्टिविटीज मस्ट बी देयर, है ना। अभी यहाँ पे क्या हो रहा है कि भाई बिजनेस क्या है एक्चुअली उनका, जैसे आपका अगर रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट या इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट देखोगे तो व्हाट इज द कोर ऑब्जेक्टिव ऑफ दैट पर्टिकुलर बिजनेस एंटिटी। अब ये कोर ऑब्जेक्टिव में क्या लिखा है कि उसके जो डे टू डे रूटीन एक्टिविटीज़ हैं वो कौन से हैं, उसका जो कोर ऑब्जेक्टिव है उसके रिलेटेड अगर कोई एक्टिविटी है सो दैट बिलोंग्स टू दैट पर्टिकुलर बिजनेस एंटिटी। मतलब पहले तो आप उसको अपने एक स्पेसिफिक एक्ट के अंडर रजिस्ट्रेशन करवा रहे हो, तो उस एक्ट के अंडर आपका बिजनेस का नाम वहाँ पे रजिस्टर्ड है, आपकी कोर एक्टिविटीज़ आपके सामने है, तो कोर एक्टिविटीज़ से रिलेटेड अगर कोई ट्रांजेक्शन कर रहे हो तो दैट इज़ रिलेटेड टू बिजनेस, है ना। तो बिजनेस को आपने डिफाइन किया है ना वहाँ पे ऑलरेडी कि भाई सो एंड सो गुड्स मैन्युफैक्चरिंग दिस इज द बिजनेस, सो एंड सो बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स दैट इज ट्रेडिंग बिजनेस, है ना। सो उसके कोर एक्टिविटी से रिलेटेड कुछ अगर एक्टिविटी कर रहे हो और उसमें से कुछ प्रॉफिट एंड गेन अगर मिल रहा है सो दैट विल बी टैक्सेबल अंडर द हेड बिजनेस एंड प्रोफेशन, ठीक है। नेक्स्ट, बिजनेस नेसेसरली मीन्स अ कंटिन्यूअस एक्सरसाइज, यहाँ पे दिया है देखो, अभी तक हमने जो डिस्कशन किया ना वही यहाँ पे दिया है, क्या दिया है देखो, business means necessarily means the continuous exercise of an activity, nevertheless profit from a single venture in the nature of trade may, trade हो मैन्युफैक्चरिंग हो, may also be treated as a business, ठीक है। मतलब मैन्युफैक्चरिंग हो, ट्रेडिंग हो, जो कंटिन्यूस मोस्टली कोर एक्टिविटी जो डे टू डे रूटीन हो रही है उस बिजनेस में, उस एक प्रोफेशनल नेम उस एक बैनर के नीचे अगर कुछ हो रहा है so that will be treated as a business, okay। so let's continue with the next part, business and profession। अभी हमने देखा कि भाई बिजनेस क्या होता है, बिजनेस एंड प्रोफेशन में क्या डिफरेंस है वो थोड़ा सा देखते हैं। द टर्म बिजनेस हैज़ बीन डिफाइंड इन सेक्शन 2 ऑफ सब सेक्शन 13
अभी बिजनेस को क्या कहा जाता है? इंक्लूड एनी ट्रेड, कॉमर्स और मैन्युफैक्चर और एनी एडवेंचर और कंसर्न इन द नेचर ऑफ ट्रेड, कॉमर्स एंड मैन्युफैक्चर। अभी हमने 11th-12th में शायद देखा होगा, आपको पता होगा व्हाट इज मीन बाय ट्रेड, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स। ट्रेड प्लस एड्स टू ट्रेड दैट इज कॉल्ड एज कॉमर्स, है ना। सो एड्स टू ट्रेड्स में कितने सारे हमारे एड्स टू ट्रेड्स हैं जो ट्रेड को हमारे सपोर्ट कर रहे हैं। सो ऑल दिस इज कॉल्ड एज कॉमर्स। कॉमर्स के आगे फिर मैन्युफैक्चरिंग, एडवेंचर। सो ऐसे कोई भी एक्टिविटी जिससे हमें कॉमर्स एंड मैन्युफैक्चर से रिलेटेड हम डील कर सकते हैं, तो दैट इज कॉल्ड एज बिजनेस, है ना। नेक्स्ट थोड़ा सा प्रोफेशन में जाते हैं। तो द टर्म प्रोफेशन हैज नॉट बीन डिफाइंड इन द एक्ट, इट मीन्स द ऑक्यूपेशन एक्वायरिंग सम डिग्री। ओहो, अभी देखो थोड़ा सा प्रोफेशन किसको कहा जाता है नॉर्मली? एन ऑक्यूपेशन requiring sole degree of learning, some degree of learning. Term profession includes vocational as well as the normal, है ना। अभी प्रोफेशनल मीन्स ये देखो एक्चुअल में होता क्या है। एन ऑक्यूपेशन, ऑक्यूपेशन मीन्स एक खुद का कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं हम, हमारा पेशा है, हमारा एक क्या बोल सकते हैं पोटेंशियल है कि हमारे पास एक क्वालिटी है जिसको हम परफॉर्म करने की वजह से, या फिर जो सर्विसेज के तौर पे अगर हम वो रेंडर करते हैं लोगों के साथ और उसके अगेंस्ट हमें कुछ प्रॉफिट्स एंड गेन्स मिल रहा है, तो हमारे पास ऐसे कुछ क्वालिटीज़ हैं, कुछ पोटेंशियल है, जो कुछ ऐसे क्या बोल सकते हैं पोटेंशियल्स हैं कि कोई गुड्स मैन्युफैक्चर करना, कोई पेंटिंग करना, कोई प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करना, कोई कम्युनिकेशन करना, कोई सर्विसेज रेंडर करना, है ना। जैसे कि आप अच्छे से रिपेयर कर सकते हो, आप अच्छे से कम्युनिकेट कर सकते हो, आप अच्छे से पढ़ा सकते हो, आप अच्छे से मेडिकल ट्रीटमेंट कर सकते हो, आप अच्छे से अकाउंटिंग सर्विसेज रेंडर कर सकते हो। मतलब ये सारी जो ऑक्यूपेशनल क्वालिटीज़ हैं, पोटेंशियल्स हैं, उसको रेंडर करने की वजह से अगर आपको कुछ प्रोफेशनल गेन या इनकम हो रहा है तो दैट इज ट्रीटेड एज एन प्रोफेशन, ठीक है। वो दैट मे बी डिपेंड्स अपॉन द मेंटल एज वेल एज द फिजिकल एबिलिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर पर्सन, वॉट एवर ऑक्यूपेशन यू आर रेंडरिंग, ठीक है। मतलब जो भी ऑक्यूपेशन है, जो भी धंधा या पेशा आप यहाँ पे सर्व करना चाहते हो, तो उसके लिए आपकी मेंटल एबिलिटी या फिर प्रोफेशनल फिजिकल एबिलिटी वहाँ पे यूज़ हो रही है और उसको रेंडर करके आप कुछ अर्न कर रहे हो, ठीक है। चलो नेक्स्ट पॉइंट हम कंटिन्यू करते हैं इसको। मीनिंग ऑफ प्रॉफिट। मीनिंग ऑफ प्रॉफिट में देखो क्या क्या आ रहा है। पहला पॉइंट आता है प्रॉफिट इन कैश और इन काइंड। मतलब थोड़ा सा हमें उसे शॉर्ट फॉर्म में करने की कोशिश की है कि भाई फास्ट आप उसे ग्रिप कर पाओ, इसलिए प्रॉफिट का मतलब क्या होता है, प्रॉफिट इन कैश और इन काइंड। नेक्स्ट पॉइंट आता है कैपिटल रिसीट्स नॉट टू बी कंसिडर्ड इन कॉम्प्यूटिंग बिजनेस इनकम। अभी देखो यहाँ पे कंसिडर करते समय कि सिर्फ कैश बेसिस आइटम पे फोकस नहीं करना है, क्योंकि हमने फिर से बेसिक कंसेप्ट में हमने पढ़ा है मर्केंटाइल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग, जहाँ पे कैश प्लस रिकरिंग नेचर मर्केंटाइल या फिर एक्रूअल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग के बेसिस पे जितने भी हमारे इनकम एंड एक्सपेंडिचर हम डिस्क्लोज कर सकते हैं वो सारे यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है। लेट्स कैपिटल रिसीट्स नॉट टू बी कंसिडर्ड इन कॉम्प्यूटिंग बिजनेस इनकम। कैपिटल रिसीट क्यों नहीं करते वो हमने देखा है। नेक्स्ट देखो वॉलंटरी रिसीट पेमेंट वॉलंटरी मेड बाय पर्सन हु वेर अंडर नो ऑब्लिगेशन इंपॉर्टेंट चीज़ है। without any consideration, without any obligation, whosoever is paying to you, that is not treated as an profit। मतलब कोई भी आ रहा है और आपको पैसे देके जा रहा है, that is not, because you need to perform your core activities related to that business entity and whatever the consideration received against that, that will be treated as a profit and loss, है ना। अरे जो आपका ऑब्जेक्टिव है उससे रिलेटेड कुछ मिल ही नहीं रहा, नो ऑब्जेक्शन रिलेटेड टू दैट सेकंड पार्टी, है ना। अभी सामने वाले पार्टी का कोई ऑब्लिगेशन ही नहीं, फिर भी वो पैसे देके जा रहा है, दैट इज नॉट ट्रीटेड एज अ प्रॉफिट, दैट विल बी ट्रीटेड एज अ गिफ्ट। वो हम देखेंगे अदर सोर्स में, ऑलरेडी देख चुके हैं, ठीक है। टू पे एनीथिंग एट ऑल वुड बी इनकम इन द हैंड्स ऑफ रेसिपिएंट इफ दे वर रिसीव्ड इन द कोर्स ऑफ बिजनेस और बाय एक्सरसाइज ऑफ अ प्रोफेशनल और वोकेशन। अगर बिजनेस से रिलेटेड है, प्रोफेशन से रिलेटेड है, वोकेशनल सर्विसेज से रिलेटेड है, तो उस केस में उसे बिजनेस एंड प्रोफेशन में कंसिडर करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम, फिर उस प्रॉफिट को कंटिन्यू करेंगे। एप्लीकेशन ऑफ गेन्स ऑफ ट्रेड इज इमटेरियल। अभी जो भी आपके पास प्रॉफिट आ रहा है उसको आप कहाँ अप्लाई करो, दैट इज इमटेरियल। बोला जो आ रहा है वो इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। नेक्स्ट लीगलिटी ऑफ इनकम, द इलीगलिटी ऑफ अ बिजनेस
और प्रोफेशन और वोकेशन डज नॉट एग्जम्प्ट इट्स प्रॉफिट फ्रॉम टैक्स। अभी पहले तो ये फिक्स कर दो कि लीगल हो या इलीगल हो, आपका जो भी प्रॉफिट या गेन होगा वो टैक्सेबल होगा ही होगा। हाँ, बट कौन से हेड के अंडर होगा दैट इज डिफरेंट, है ना। हाँ, द रेवेन्यू इज नॉट कंसिडर्ड विद द ट्रेंड ऑफ लीगैलिटी इन द इनकम और इट्स सोर्स। हाँ, यहाँ पे मैंने अभी क्या बोला कि टैक्सेबल तो होगा, लेकिन कौन से हेड में होगा वो अलग अलग बात है, ठीक है। इनकम फ्रॉम डिस्टिंक्ट बिजनेसेस, अभी एक को छोड़ के बहुत सारे बिजनेस हैं आपके पास, हर एक का प्रॉपर अलग अलग से कैलकुलेशन किया जाएगा, दोनों सबको कंबाइन किया जाएगा और एक ही ग्रुप के साथ उसको टैक्सेबल किया जाएगा। अगर एक ही हेड के अंदर वो डिस्क्लोज किया जा रहा है, अगर सेपरेट डिस्टिंक्ट आइडेंटिफिकेशन नंबर के साथ, डिस्टिंक्ट रजिस्ट्रेशन के साथ अगर वो परफॉर्म कर रहे हैं, तो उसी आइडेंटिफिकेशन नंबर के साथ, उसी रिकॉग्निशन के साथ उसका टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट किया जाएगा। The profit of each distinct business must be computed separately, but the tax chargeable under this section is not on the separate income of every distinct business, but on aggregate profit of all business carried on by a single assessee. अगर एक इंडिविजुअल assessee है और उसके बहुत सारे बिजनेस है, तो वो सब कुछ उसके पैन के अंडर टैक्सेबल होगा। हाँ, लेकिन जैसे कि टाटा ग्रुप है और उसके बहुत सारे अलग अलग कंपनी है, हर एक कंपनी का अलग डिस्टिंक्ट यूनिट है, उसका रजिस्ट्रेशन अलग है, उसका सर्टिफिकेशन अलग है, उसका इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट अलग है, तो वो उसके अंडर सेपरेटली टैक्सेबल होगा। हाँ, जब आपके ग्रुप का टैक्स कैलकुलेट किया जाएगा तो सबका कलेक्टिवली देखा जाएगा कितना टैक्स एक्चुअली टैक्सेबल है। नेक्स्ट, मीनिंग ऑफ प्रॉफिट में क्या है, देखो, कॉम्पिटिशन ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट शुड बी कॉम्पिटेड आफ्टर डिडक्टिंग द लॉसेस एंड एक्सपेंसेस इनकर्ड फॉर अर्निंग द इनकम इन रेगुलर कोर्स ऑफ बिजनेस, प्रोफेशन, वोकेशन, unless the loss or expenses is expressly or by necessary implication disallowed by this act. The charge is not on the gross receipt but on the profits and gains. अभी यहाँ पे क्या कहा जाता है, जो हमने फॉर्मेट में देखा, आपके सामने वहाँ पे प्रॉफिट दिया है, प्रॉफिट में से आप क्या कर रहे हो, जो डिसअलाउड एक्सपेंसेस है उसको ऐड कर रहे हो, जो अलाउड है उसे लेस कर रहे हो, इनकम जो अलाउड है उसको ऐड कर रहे हो और जो डिसअलाउड है उसको लेस कर रहे हो। तो यही इसका ही मतलब क्या है कि भाई जो भी आपको रिसीट मिलती है वो ग्रॉस रिसीट हमें टैक्सेबल नहीं करनी है, उस इनकम को अर्न करने के लिए जितना एक्सपेंसेस आपने इनकर किया दैट मस्ट बी डिडक्टेड। सो दैट इज द पॉइंट, ठीक है। एक्सपेंसेस जो भी चार्ज हुए हैं ना, उतना आपको वहाँ पे डिडक्शन मिलेगा। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, सेक्शन 28 के अंदर देखो क्या कहा जा रहा है। यहाँ पे देखो क्या कहा जा रहा है, इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन, इनकम अराइजिंग टू एनी पर्सन बाय वे ऑफ प्रॉफिट्स एंड गेन्स फ्रॉम द बिजनेस और प्रोफेशन कैरिड ऑन बाय हिम एट एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। मतलब स्पेसिफिकली हम कहाँ पे फोकस करने वाले हैं, प्रीवियस ईयर के इनकम पे फोकस करने वाले हैं। इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, इनकम अराइजिंग ऑफ एनी पर्सन बाय वे ऑफ प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम द बिजनेस और प्रोफेशन, उस पिछले साल में जितना इनकम अर्न हुआ है बस उस पर ही फोकस करना है, ठीक है। नेक्स्ट, इनकम फ्रॉम स्पेसिफिक सर्विसेज प्रिफर्ड फॉर इट्स मेंबर्स, प्रिफर्ड परफॉर्म्ड बाय इट्स मेंबर्स बाय अ ट्रेड, प्रोफेशनल और बिजनेस, दैट इज गोइंग टू बी टैक्सेबल, है ना। नेक्स्ट, इंसेंटिव्स रिसीव्ड और रिसीवेबल बाय एसएससी कैरिंग ऑन इट्स एक्सपोर्ट बिजनेस, ये सारे बिजनेस करने के बाद कुछ इंसेंटिव्स उसको मिले हैं। नेक्स्ट क्या बोला जाता है, चार्जेबिलिटी हम फोकस कर रहे हैं, कहाँ कहाँ पे चार्ज होगा, कौन सा इनकम चार्ज होगा। द वैल्यू ऑफ एनी बेनिफिट परक्यूजिट अराइजिंग फ्रॉम एनी बिजनेस और प्रोफेशन, किसको टैक्सेबल करने वाले हैं, ये पॉइंट चल रहा है, ठीक है। चार्जेबिलिटी, ठीक है। अ सम ड्यू और रिसीव्ड बाय अ पार्टनर ऑफ अ फर्म, पार्टनरशिप फर्म के पार्टनर को जो भी कुछ सम रिसीव होगा वो सब कुछ टैक्सेबल है। एनी इंटरेस्ट, सैलरी, बोनस, कमीशन, रेम्युनरेशन बाय वॉट एवर नेम कॉल्ड ड्यू टू रिसीव्ड बाय अ पार्टनर ऑफ अ फर्म फ्रॉम सच फर्म विल बी डीम्ड टू बी इनकम फ्रॉम बिजनेस। बिजनेस को इनकम मिला तभी तो वो पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं ना, पार्टनर को कमीशन, सैलरी, रेम्युनरेशन अलग अलग फॉर्म में आप दोगे, तो एक्चुअली बिजनेस एंड प्रोफेशन का कितना है तो वो भी तो उसका ही प्रॉफिट है, ठीक है। और कौन कैरी कर रहा है, वही खुद पार्टनर है, मतलब वही ओनर है, ठीक है। However, where any interest, salary, bonus, commission or remuneration by whatever name called or any part thereof has been allowed to be deducted under section 40B in the computation of income of the firm, the income to be taxed shall be adjusted to the extent of the amount disallowed. अभी यहाँ पे होगा क्या, अगर मेरी पार्टनरशिप फर्म है
तो पार्टनरशिप फर्म में अगर सपोज आप उसको डिस अलाउड कर रहे हो तो दैट विल बी टैक्सेबल अंडर द पार्टनर्स इंडिविजुअल असेसमेंट। और अगर इंडिविजुअल असेसमेंट में वो बेनिफिट ले रहा है तो यहाँ पे पार्टनरशिप फर्म में वो इनकम बोल के टैक्सेबल होगा, कहीं तो भी वो टैक्सेबल होगा ही होगा। ठीक है, नेक्स्ट सेम चार्जेबिलिटी कंटिन्यू कर रहे हैं। एनी सम वेदर रिसीव्ड और रिसीवेबल इन कैश और काइंड अंडर एन एग्रीमेंट फर्स्ट फॉर नॉट कैरिंग आउट एनी एक्टिविटी इन रिलेशन टू एनी बिजनेस और प्रोफेशन। अब ये वाला आइटम कैसा है देखो कि कुछ ना करने की वजह से या कुछ ना करने के लिए आपको किसी ने पेमेंट किया है, किसी ने पेमेंट किया है या कुछ कंसिडरेशन आपको मिला है। नॉर्मली कुछ करने के बाद दिया जाता है, हाँ, लेकिन कुछ ना करने की वजह से फॉर नॉट कैरिंग आउट एनी एक्टिविटी इन रिलेशन टू एनी बिजनेस एंड प्रोफेशन। मतलब मुझे पता है कि आपके पास बहुत क्वालिटी है ना। मतलब मैंने बोला रामदेव बाबा जी को कि भाई कल से आप योगा पढ़ाना बंद कर दो, मैं पढ़ा लूँगा, ठीक है। तो उनको ना करने के लिए अगर मैंने उनको कुछ चार्जेस दिए तो दैट विल बी टैक्सेबल अंडर हिज इनकम सोर्स। ओके ओके, में भी होता है कुछ कंपटीशन की बात हो सकती है, कुछ अलग रिलेशन में ऐसी सारी चीज़ें हो सकती है। अगर आप कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में देखते हो तो ड्यू टू कोर्शन और अनड्यू इन्फ्लुएंस के अंडर ये सारी चीज़ें होती है। लेकिन हमारा फोकस क्या है, अभी हम लीगल इलीगल की बातें नहीं कर रहे हैं, हम अभी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की बात नहीं कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्टेड वॉइडेबल और जो भी होता है वो नहीं बात कर रहे। हमारा रिलेशन है सिर्फ आपको इनकम हो रहा है क्या, दैट इज टैक्सेबल अंडर द इनकम टैक्स एक्ट। ओके, सो वो फोकस करना है। नेक्स्ट, और फॉर नॉट शेयरिंग एनी नो हाउ, हाँ अभी पहले तो था फिर नॉट डूइंग एनी थिंग, फॉर नॉट कैरिंग आउट एनी एक्टिविटी, मतलब यहाँ पे कुछ करना नहीं है। दूसरा, फॉर नॉट शेयरिंग नो हाउ, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, लाइसेंस, फ्रेंचाइजी और एनी अदर बिजनेस और कमर्शियल राइट और सिमिलर नेचर ऑफ इंफॉर्मेशन और टेक्निक लाइकली टू असिस्ट इन द मैन्युफैक्चर और प्रोसेसिंग ऑफ गुड्स और प्रोविजन फॉर सर्विसेज। अभी जैसे कि देखो, अगर कुछ साल पहले, कुछ डिकेड्स पहले फोर्ड कंपनी को अगर यूएस गवर्नमेंट ने अगर कुछ पेमेंट किया होता और बोला जाता कि टाटा मोटर्स को आपने इंजन बनाने का फॉर्मूला मत देना, तो उसका इनकम तो हो जाएगा, तो वो उसके लिए टैक्सेबल है। हाँ, लेकिन अगर नहीं दिया जाता तो आज वो जो फॉर्मूला है, वो जो टेक्निक है, पेटेंट है, वो हमारे तक आता क्या, या फिर किसी दूसरे कंपनी के पास चला जाता क्या। मतलब फोर्ड का जो फर्स्ट इंजन बनाया उन्होंने, वो अगर शेयर नहीं करते तो आज इतने सारे मोटर व्हीकल्स दिखते क्या हमें, नहीं है ना। क्योंकि अगर वो बेचते, नो हाउ मीन्स जो भी आपका लाइसेंस है, इंटेंजिबल एसेट है, पेटेंट है, कॉपीराइट है, ट्रेडमार्क है ना, लाइसेंस है, फ्रेंचाइजी है, बिजनेस बढ़ाने के जितने भी फॉर्मूलेज होते हैं, ये सारी चीज़ें ना करने के लिए अगर आपको पेमेंट मिला है तो उस केस में वो सब कुछ आपका क्या होगा, इनकम ही होगा और वो टैक्सेबल रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट को कंटिन्यू करते हैं हम। एनी सम रिसीव्ड अंडर की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी, की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी रिलेटेड हमने अदर सोर्स में भी बहुत अच्छे से डिस्कस किया है ना। सो क्या होता है, की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी में अगर कुछ सम मिल रहा है तो उसको टैक्सेबल कहाँ करेंगे, अदर सोर्स में करेंगे कि यहाँ पर करेंगे, तो इनकम तो अल्टीमेटली है, उसको चार्जेबल तो करेंगे। हाँ, लेकिन अगर बिजनेस एंड प्रोफेशन में आपको, अगर आपने अपनी, मतलब आपको या आपने किसी ने की मैन बोल के आपका अगर इंश्योरेंस पॉलिसी निकाला है जिसका पेमेंट बिजनेस से जाता है और फिर से उसको एश्योरेंस के तौर पे मिल रहा है, तो वो भी टैक्सेबल है। फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री ऑन इट्स कन्वर्जन एज एन कैपिटल एसेट, अगर इन्वेंट्री को आपने अगर कैपिटल एसेट में कन्वर्ट किया तो उसका जो फेयर मार्केट वैल्यू होगा और उन दोनों में का डिफरेंस जो होगा वो दैट विल बी ट्रीटेड एज एन प्रॉफिट एंड लॉस, है ना। नेक्स्ट, अभी ये जो था ना, इसके पहले जितना भी हमने देखा ये चार्जेबिलिटी है, मतलब ऐसे कौन से इनकम है जिन पे हमें फोकस करना है जो हमारे लिए टैक्सेबल होंगे, दैट वी हैव कंसिडर्ड। ओके, नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा डिप्रिसिएशन का, जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है एक्सपेंसेस से रिलेटेड। डिप्रिसिएशन को थोड़ा सा समझ के लेते हैं। डिप्रिसिएशन एक बार समझने के बाद एक लिस्ट देखते हैं कौन से एडमिसिबल एक्सपेंसेस हैं, कौन से इनएडमिसिबल एक्सपेंसेस हैं, और उसके बाद ये चैप्टर में कुछ बचता ही नहीं वैसे, है ना। चलो लेट्स कंटिन्यू। डिप्रिसिएशन सेक्शन 32 एज पर इनकम टैक्स एक्ट। ओके, charge of depreciation mandatory, section 32 allows a deduction in respect of a depreciation
resulting from diminution or exhaustion in the value of asset. The explanation 5 to this section provides that the deduction on account of depreciation shall be made compulsorily whether or not assessee has claimed deduction in computing his total income. ये पूरे पैराग्राफ से सिर्फ यही फोकस करना है कि डिप्रिसिएशन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हमें चार्ज करना चाहिए और वो एडमिसिबल एक्सपेंसेस है, दो दैट बिजनेसमैन हैज चार्ज दैट इन द अकाउंटेंसी और नॉट, मतलब उन्होंने अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करते समय चार्ज किया होगा या नहीं किया होगा, हमें लेना देना नहीं है, इनकम टैक्स में उसे चार्ज करना ही करना है, मतलब उनकी साइड से वो क्लियर होना चाहते हैं बिकॉज दे वांट टू ट्राई टू आइडेंटिफाई द एक्चुअल ट्रू एंड फेयर प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और मोस्टली प्रॉफिट्स एंड लॉसेस विच इज गेटिंग टैक्सेबल, है ना. लाइकवाइज द एसेट्स इन रिस्पेक्ट ऑफ विच डिप्रिसिएशन इज क्लेम मस्ट बिलोंग्स टू आइदर द फॉलोइंग कैटेगरीज नेमली. अभी कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करने होने चाहिए जिसपे हम डिप्रिसिएशन यहाँ पे चार्ज कर सकते हैं, उसके कुछ पॉइंट्स यहाँ पे दिए हैं. सो बिल्डिंग मशीनरी प्लांट्स फर्नीचर बीइंग टेंजिबल एसेट्स, ये तो नॉर्मल एसेट्स हैं जो हम नॉर्मली कंसिडर करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में भी, है ना. उसके बाद नो हाउ, मतलब ये इंटेंजिबल एसेट्स हैं. कौन से देखो, नो हाउ, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, लाइसेंस, फ्रेंचाइजी, एनी अदर बिजनेस और कमर्शियल राइट्स ऑफ सिमिलर बीइंग इंटेंजिबल एसेट्स एक्वायर्ड ऑन और बिफोर 1 अप्रैल 1998. अब यहाँ पे क्या है, ये एसेट्स हैं, इनका वैल्यूएशन है प्रॉपरली जो हमने कैपिटल एसेट बोल के डिस्क्लोज किया है. अभी 1998 क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि जो भी इंटेंजिबल एसेट्स होते हैं हर एक इंटेंजिबल एसेट्स का एक रीन्यूएशन, अब इंटेंजिबल एसेट्स 1 अप्रैल 1998 के बाद ही मोस्टली आइडेंटिफाई किए गए हैं और जिसका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हुआ है, और रजिस्ट्रेशन करने के बाद वो उसका एक मैच्योरिटी पीरियड होता है, उसके बाद वो एक्सपायर होता है. पेटेंट हो, कॉपीराइट हो, नो हाउ, ट्रेडमार्क, लाइसेंसेस वगैरह कुछ भी है, उसको रिन्यू करने के बाद वो कंटिन्यू चलते हैं. इसके पहले कुछ था नहीं रजिस्ट्रेशन का इस सिलसिला, इसके लिए वो द डिप्रिसिएशन इन द वैल्यू ऑफ एनी कैपिटल एसेट कैन नॉट बी क्लेम्ड एज अ डिडक्शन फ्रॉम द बिजनेस इनकम. नो डिप्रिसिएशन इज अलाउड ऑन द कॉस्ट ऑफ लैंड ऑन विच बिल्डिंग इज इरेक्टेड बिकॉज ऑफ द टर्म बिल्डिंग रेफर्स ओनली सुपरस्ट्रक्चर बट नॉट द लैंड ऑन विच इट हैज़ बिन इरेक्टेड. यहाँ पे क्या है, लैंड पे आप डिप्रिसिएशन चार्ज नहीं कर सकते लेकिन बिल्डिंग पे डिप्रिसिएशन चार्ज कर सकते हो. द टर्म प्लांट इज डिफाइंड एज ए सेक्शन 43 इंक्लूड्स. प्लांट में क्या होता है, प्लांट एंड मशीनरी हम बोलते हैं ना. सो प्लांट में क्या क्या इंक्लूड होता है उस पर थोड़ा सा फोकस करते हैं. सो इट इंक्लूड्स शिप्स, बुक्स, व्हीकल्स, साइंटिफिक apparatus and surgical equipments, all these used for business and profession, so that is called as plants. ठीक है, हाँ, but does not include tea bushes, livestock, building, furniture, fittings. ये भी तो हमें याद रखना है. प्लांट्स में क्या नहीं आता है, प्लांट्स में ये जो ग्रोइंग क्रॉप्स आते हैं ना वो नहीं आते, जैसे कि टी बुशेस वगैरह है. लाइव स्टॉक में हमारे जो कैटल्स हैं, एनिमल्स हैं जो हम ग्रो कर रहे हैं. बिल्डिंग फर्नीचर तो वो बिल्डिंग फर्नीचर में आ जाएगा, फिटिंग्स वगैरह में, बाकी ये प्लांट्स में नहीं आएगा. ठीक है, वो क्लियरिफाई करना चाहते हैं. द वर्ड प्लांट डज नॉट इंक्लूड एनी एनिमल, ह्यूमन बॉडी और स्टॉक इन ट्रेड, बट प्लांट इंक्लूड्स ऑल गुड्स एंड कैटल्स fixed or movable which a businessman keeps for employment in his business for some degree of durability. हाँ, अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, बिजनेस के नेचर के हिसाब से आप उसे आइडेंटिफाई करोगे. हाँ, लेकिन नॉर्मल प्लांट का मीनिंग क्या होता है वो यहाँ पे डिफाइन किया गया है. इट इंक्लूड्स व्हाट एंड इट डज नॉट इंक्लूड्स व्हाट, है ना. द एक्सप्रेशन प्लांट इंक्लूड्स अ पार्ट ऑफ प्लांट, एग्जाम्पल द इंजन और व्हीकल. मशीनरी इंक्लूड्स अ मशीनरी एंड बिल्डिंग इंक्लूड्स अ पार्ट ऑफ बिल्डिंग, है ना. लाइकवाइज similarly the term building includes with its scope road, bridges, culverts, wells and tube wells. ये हमारे बिल्डिंग कंस्ट्रक्शंस में आते हैं, स्ट्रक्चर्स में आते हैं. द एसेट शुड बी एक्चुअली यूज्ड बाय द एसएससी फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर. अब ये जितने भी कैपिटल एसेट्स है इससे रिलेटेड, मतलब मोस्टली हम कहाँ पे फोकस कर रहे हैं, डिप्रिशिएशन पे फोकस कर रहे हैं. डिप्रिशिएशन चार्ज करने के लिए वो एसेट्स का नेचर क्या होना चाहिए, उसके बाद एसेट्स किससे बिलोंग करनी चाहिए, एसेट का पर्पस क्या है इनकर करने का, उसके हिसाब से हम उसका डिप्रिसिएशन उसी बिजनेस यूनिट में उसी प्रीवियस ईयर के असेसमेंट में हम चार्ज करेंगे. पक्का? ओके.
द एसेट मस्ट बी पुट इन यूज इट एट एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर. द अमाउंट ऑफ डिप्रिसिएशन अलाउंस इज नॉट प्रोपोर्शनेट टू द पीरियड ऑफ यूज ऑफ ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर. एसेट यूज फॉर लेस देन 180 डेज. अब यहाँ पे क्या होता था, डिप्रिसिएशन नॉर्मली हम अकाउंटेंसी में कैसे चार्ज करते हैं, जितने टाइम के लिए वो यूज किया उतना टाइम का हम पर एनम बेसिस पे डिप्रिसिएशन चार्ज करते हैं. इनकम टैक्स में मोर देन 6 मंथ्स है तो फुल टैक्सेबल करो, मतलब 1 साल का टैक्स डिप्रिसिएशन चार्ज करो. अगर लेस देन 180 डेज है, मतलब 6 महीने से कम है, तो सीधा 50% उसको डिप्रिसिएशन लगाओ. ठीक है, दो ही कंसेप्ट है, बाकी कुछ नहीं है. द असेसी मस्ट ओन द एसेट होली और पार्टली. असेसी तो ओन करना ही चाहिए ना, जिसके अंडर वो टैक्सेबल हो रहा है उससे बिलोंग होनी चाहिए ना वो, पार्टली तो या फुल्ली, उसके बगैर हम उसको चार्ज नहीं कर सकते. In the case of building, an assessee must own superstructure and not necessarily the land which the building is constructed, on which the building is constructed. मेरा फ्लैट है 3rd फ्लोर पे, इसका मतलब ये नहीं है ना कि वो लैंड मेरी है जिस पे वो बिल्डिंग खड़ी है, तो उससे वैसे ही दिया जाए. इन सच केसेस द assessee should be leasee of the land on which the building stands, and the lease deed must provide the building will belongs to the lessor and the land upon the expiry of the term lease that will be getting transferred. There, thus, the no depreciation will be allowed on the assessee in respect of the asset which he does not own, but only user of hires of the purposes of his business. ठीक है, अब यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, अगर वो बिजनेस एंड प्रोफेशन के लिए अगर वो बिल्डिंग परचेस करता है, वो फ्लैट अपना ओन करता है, तो उसका डिप्रिसिएशन वहाँ पे चार्ज होगा. जितना लीज टर्म है उसके हिसाब से उसको चार्जेस चार्ज होंगे, और एक बार टर्म खत्म हो गया तो वो उस प्लांट की वैल्यू जीरो ही होने वाली है ना. तो उस हिसाब से हमें डिप्रिसिएशन करके प्रोविजन बना के कंटिन्यू करना है. तो ये था डिप्रिसिएशन से रिलेटेड. अभी रेट्स के कुछ शेड्यूल्स दिए हैं यहाँ पे, रेट के चार्जेस दिए हैं. कौन से रेट है देखो. बिल्डिंग से रिलेटेड यहाँ पे क्या क्या दिया है, ब्लॉक. अभी ये यहाँ पे क्या होगा, बाइफिकेशन किया जाएगा. अगर बिल्डिंग है 2-4 बिल्डिंग है तो उसका एक ब्लॉक बनाया जाएगा. मशीनरी है, बहुत सारे मशीन्स हैं, सारे मशीन को मशीनरी के ब्लॉक में डाला जाएगा. ये लूज टूल्स हैं तो सारे लूज टूल्स को एक ही लूज टूल्स की कैटेगरी में ब्लॉक में डाला जाएगा. फर्नीचर है तो फर्नीचर का ब्लॉक अलग से किया जाएगा, उसमें बहुत सारे फर्नीचर होंगे बट एक ही ब्लॉक. सो ये ब्लॉक्स बनाए जाते हैं. सो उसके लिए बिल्डिंग्स हैं वो तो ब्लॉक वाइज उसके रेट्स फिक्स हैं. सो बिल्डिंग में ब्लॉक 1 में 5% है, 10% है, 40% के अलग अलग ब्लॉक्स में आप कर सकते हो. उसके बाद सेकंड आता है फर्नीचर एंड फिटिंग, उसके लिए 10%. मतलब हमें फाइनली हमें देखना है कि कौन से रेट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है. नेक्स्ट में आता है जनरल रेट्स. क्या है, 15%. बिल्डिंग है या फ्रंट एंड मशीनरी, जनरल रेट कितना है, 15%. एरोप्लेन्स एंड एरो इंजिन्स है उस पर 40%. लाइफ सेविंग मेडिकल इक्विपमेंट्स पे 40%. कंप्यूटर एंड सॉफ्टवेयर पर 40% आप डिप्रिसिएशन पर ईयर चार्ज कर सकते हो. बुक्स वगैरह हैं तो उस पर भी 40% चार्ज कर रहे हो. लास्ट में इंटेंजिबल एसेट्स पे मैक्सिमम कितना, 25%. अब ये पूरे शेड्यूल में से हमारे लिए इंपॉर्टेंट कौन से हैं. बिल्डिंग पे 10%, फर्नीचर पे 10%, प्लांट एंड मशीनरी पे 15%, इंटेंजिबल एसेट पे 25%. ये 4 आइटम जो रेगुलरली आते हैं जिस पे डिप्रिसिएशन नॉर्मली चार्ज किया जाता है और जिस पे हमें कंपटीशन मतलब अलग से कैलकुलेट करना होता है. तो इसके लिए ये समरी. बिल्डिंग 10%, फर्नीचर 10%, प्लांट एंड मशीनरी 15% और इंटेंजिबल एसेट पे 25%. यहाँ पे हमारा टोटल ये जो चैप्टर है ना उसकी थ्योरेटिकल पार्ट कंप्लीट हो जाती है. अभी उसकी समरी के हिसाब से एडमिसिबल एंड इनएडमिसिबल एक्सपेंसेस पे फोकस करते हैं. तो थोड़ी सी समरी यहाँ पे मेरे पास है जिसको हम थोड़ा सा कंटिन्यू करेंगे. अभी ये एडिशनल डिप्रिसिएशन का एक कंसेप्ट है छोटा सा. एडिशनल डिप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी एक्वायर्ड बाय अ इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग. Additional depreciation is allowed on any machinery or plant other than ships and aircrafts acquiring and installed after 31st March 2005 by assessee engaged in the business or manufacture of production of any article things in the business of generation, transmission or distribution of power at the rate of 20%. पावर जनरेशन में जितने भी एसेट्स होते हैं वहाँ पे एडिशनल डिप्रिसिएशन चार्ज किया जाता है 20% का द एक्चुअल कॉस्ट ऑफ मशीनरी के हिसाब से. ठीक है, सो एडिशनल डिप्रिसिएशन विल बी अलाउड टू चार्ज बाय दीज पावर प्लांट्स. एसेट पुट टू यूज़ फॉर लेस देन 180 डेज है तो उसके बारे में कहा है हमने 50% आप चार्ज कर सकते हो. अगर 180 डेज से ज़्यादा है तो पूरा 1 साल का डिप्रिसिएशन वहाँ पे चार्ज कर सकते हो.
ठीक है। अभी कॉम्पिटिशन ऑफ प्रॉफिट्स एंड गेन्स ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन सेक्शन 29 के अंडर एडमिजिबल डिडक्शंस को फोकस करना है, जो सेक्शन 30 डील करता है। इनएडमिजिबल डिडक्शन जो सेक्शन 40 डील करता है। एक्सपेंसेस और पेमेंट डज नॉट डिडक्टिबल इन सर्टन सर्कमस्टेंसेस 40 ये डिफाइन करता है। प्रॉफिट चार्जेबल टू टैक्स सेक्शन 41। अदर प्रोविजन जो है वो बाकी के बचे हुए सेक्शंस। अभी एडमिजिबल डिडक्शंस अंडर सेक्शन 32 37। एडमिजिबल डिडक्शंस ये एक्सपेंसेस हैं कुछ, ये डिडक्शंस हैं कुछ जो अलाउड हैं, जो आप डिडक्शन ले सकते हो। रेंट, रेट्स, टैक्सेस, रिपेयर्स एंड इंश्योरेंस फॉर बिल्डिंग, ये सेक्शन 30 क्या करता है कि बिजनेस से रिलेटेड जितने भी रेंट्स हैं, टैक्सेस है, रेट्स हैं, रिपेयर्स हैं, मेंटेनेंस है, इंश्योरेंस है, बिल्डिंग के, फर्नीचर के, मशीनरी के, शेड्स के, जितने भी बिजनेस से रिलेटेड है ना, ये सारे उतने अलाउड होंगे, तो आप प्रॉफिट लॉस पे चार्ज कर सकते हो। नेक्स्ट आता है रिपेयर्स एंड इंश्योरेंस ऑफ मशीनरी, प्लांट एंड फर्नीचर। प्लांट, फर्नीचर, मशीनरी से रिलेटेड रिपेयर्स हो, इंश्योरेंस हो या उससे रिलेटेड कोई भी एक्सपेंडिचर हो, वो भी आप यहाँ पे चार्ज कर सकते हो, प्रोवाइडेड दैट प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर शुड बी यूज्ड फॉर द बिजनेस पर्पज। क्लियर कट है ना। डिप्रिसिएशन सेक्शन 32। अभी सेक्शन 32 के अंडर डिप्रिसिएशन हम चार्ज करते हैं, लेकिन एज पर इनकम टैक्स उतना ही अलाउड होगा। एक्सपेंडिचर ऑन साइंटिफिक रिसर्च सेक्शन 35। अभी क्या होता है, कुछ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ऐसे होते हैं जिनको कंटिन्यूसली रिसर्च एंड डेवलपमेंट में जाना होता है, जैसे कि उसका प्रोडक्ट डेवलप हो जाए और उसको डिमांड बढ़े, उसकी सेल आउट हुए, फिर से रेवेन्यू आए। जैसे कि एक एप्पल का अगर आईफोन की बात करते हैं तो हर 6 महीने के बाद उसका एक नया आ रहा है। जितने भी स्मार्टफोन्स हैं, स्मार्ट टीवीज़ हैं, स्मार्ट जितने भी इक्विपमेंट्स हैं, वो हर 6 महीने में क्या होता है, नया मॉडल आ जाता है। तो उस केस में जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो डेवलप करना है, वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट के बगैर नहीं होता। तो ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट अगर उस बिजनेस से बिलोंग करता है, उसकी कोर एक्टिविटी से बिलोंग करता है, या फिर उसके डे टू डे रूटीन एक्टिविटी से बिलोंग करता है, तो दैट इज़ अलाउड। अमोर्टाइजेशन, ये अगर प्रोडक्ट डेवलपमेंट के लिए बनाया है तो वो उसका ही होगा ना। अमोर्टाइजेशन ऑफ प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। अभी उस बिजनेस को फॉर्म करते समय डेफर्ड या अमोर्टाइज अगर कुछ एक्सपेंसेस, हेवी एक्सपेंसेस इन प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन अगर किए हैं तो उसे प्रिलिमिनरी कहेंगे, और जिसको हमें आगे जाके रिएम्बर्स करना है। और अगर कुछ डेफर्ड है, हेवी एक्सपेंडिचर इनकर किया है जो 2-4 सालों में होता है, उसको भी हमें अमोर्टाइज करके प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस के तौर पे उसको रिएम्बर्स करना होता है, तो उसको भी वहाँ पे कंसिडर करेंगे। नेक्स्ट, अमोर्टाइजेशन ऑफ एक्सपेंडिचर इनकर्ड अंडर वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम। वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम में अगर कुछ एक्सपेंसेस इनकर किया तो उसको भी हमें रिएम्बर्स करते रहना पड़ेगा। अदर डिडक्शंस अंडर सेक्शन 36। अदर डिडक्शंस में जितने भी अलाउड हैं उतने हम वहाँ पे प्रॉफिट लॉस में से डेबिट साइड में हिट कर सकते हैं उसका प्रॉफिट लॉस बनाते समय। रेसिड्यूअरी एक्सपेंसेस, अगर कुछ एक्स्ट्रा आपने एक्सपेंसेस इनकर किया जो सपोर्टिव या सेकेंडरी टू द कोर बिजनेस एक्टिविटीज़ हैं, तो वो सारे एक्सपेंसेस यहाँ पे डिडक्टिबल है। नेक्स्ट, इन एडमिजिबल डिडक्शंस अंडर सेक्शन 40। ये थोड़ी सी समरी आपके सामने रखी है, जैसे कि ओवरऑल इनकम एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन से आपको समझ में आ सकता है। ठीक है। इन एडमिजिबल डिडक्शंस कौन से हैं? सेक्शन 40 के अंदर एनी इंटरेस्ट, रॉयल्टी, फीस और टेक्निकल सर्विसेज अदर सम चार्जेबल अंडर दिस एक्ट विच इज़ पेएबल आउटसाइड इंडिया। अगर ये सब कुछ आउटसाइड इंडिया पे हो रहा है तो इन इंडिया टू अ नॉन रेसिडेंट, नॉन कॉर्पोरेट और टू अ फॉरेन कंपनी, तो दैट इज़ नॉट अलाउड डिडक्शंस ऑन विच टैक्स इज डिडक्टिबल एट सोर्स अंडर चैप्टर, देखो ये कितना है 17B, एंड सच टैक्स has not been deducted or after deduction has not been paid on or before due date filing the return specified under section 139। रेगुलर मोड पे आपने उसका TDS डिडक्ट करके पेमेंट ही नहीं किया है, आउटसाइड इंडिया पार्ट पेमेंट कर रहे हो, तो ये सारी सिचुएशन में दैट इज़ नॉट अलाउड। सेक्शन 40A सेकंड, एनी सम पेड ऑन अकाउंट ऑफ टैक्स और सेस लेविड ऑन प्रॉफिट ऑन द बेसिस ऑफ in proportion to the profits and gains। यहाँ ये क्या कह रहा है, देखो एनी सम पेड ऑन अकाउंट ऑफ टैक्सेस और सेस, टैक्सेस और सेस के अंडर आपने कुछ पेमेंट किया तो वो आपका बिजनेस का एक्सपेंसेस नहीं है, तो आफ्टर मैंने बोला ना अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है, नहीं अलाउड है। नेक्स्ट, एनी अमाउंट पेड बाय वे ऑफ रॉयल्टी, लाइसेंस फीस, सर्विस फीस, प्रिविलेज फीस, सर्विस चार्ज एक्सेट्रा विच इज लेविड एक्सक्लूसिवली ऑन एनी अमाउंट अप्रोप्रिएटेड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फ्रॉम स्टेट गवर्नमेंट अंडरटेकिंग और बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट अंडरटेकिंग है, स्टेट गवर्नमेंट अंडरटेकिंग है, उसकी वजह से अगर आप ये कुछ पे कर रहे हो तो वो आपके बिजनेस का एक्सपेंसेस नहीं होगा। ठीक है। सेक्शन 40 के अंडर सैलरीज इफ इट इज़ पेएबल आउटसाइड इंडिया दैट इज़ नॉट एडमिजिबल।
नेक्स्ट पेमेंट टू रिलेटिव्स एंड एसोसिएट्स दैट इज पर्सनल एक्सपेंसेस, पेमेंट्स इन एक्सेस ऑफ 10,000 वो भी हमने बताया था, एक दिन में 10,000 से ज़्यादा कैश पेमेंट जो भी प्रिस्क्राइब्ड मोड है उसको छोड़ के अगर करते हो सो दैट इज़ नॉट एडमिसिबल। सो ऐसे कुछ लिस्ट है। इससे क्या हुआ, इससे हमें समझ में आया, पहले हमें जो भी क्वेश्चन में प्रॉफिट एंड लॉस दिया उसका प्रॉफिट ले लो, उसमें एडमिसिबल एक्सपेंसेस हैं तो वो लेस करो, इनएडमिसिबल है तो वो ऐड करो, इनकम ले लो बाद में, इनकम एडमिसिबल है तो ऐड करो, इनएडमिसिबल है तो लेस करो, आपका आएगा नेट इनकम और गेन, प्रॉफिट और गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। बस यही समझने के लिए बहुत सारे अलग अलग प्रोविजंस यहाँ पे दिए हैं, अलग अलग सेक्शंस में डिप्रिसिएशन वगैरह जो इंपॉर्टेंट पार्ट है उसको हमने डिटेल में लिया ही है, ठीक है। उसके अलावा जो भी एडमिसिबल इनएडमिसिबल एक्सपेंसेस है, इनकम्स है, चार्जेबिलिटी सबसे इंपॉर्टेंट है, कौन से पॉइंट पे कब कौन सा इनकम हमें चार्जेबल करना है, इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन पे, वो भी हमने देखा है। सो यहाँ से आगे जो नेक्स्ट पार्ट होगा हमारा वो है प्रैक्टिकल क्वेश्चंस, मतलब आपको एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया जाएगा या फिर कुछ इन्फॉर्मेशन, फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन दी जाएगी, अकॉर्डिंगली वी कैन कैलकुलेट, मतलब हमें प्रॉफिट लेना है, एडमिसिबल देखना है, इनएडमिसिबल देखना है, एडलेस करना है, बस जो भी बचा हुआ है वो हमारा रहेगा इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, ठीक है। सो आज के लिए इतना काफ़ी है। होप सो यू हैव अंडरस्टूड इन अ प्रॉपर वे। आई हैव ट्राइड टू एक्सप्लेन इन डिटेल एवरीथिंग, मतलब बहुत अच्छे से हमने यहाँ पे डिस्कस किया है, तो बहुत अच्छे से आपको समझ में भी आया होगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम मोस्टली प्रैक्टिकल क्वेश्चन पे फोकस करेंगे जो बिजनेस एंड प्रोफेशन से रिलेटेड होंगे। सो आज के लिए थैंक यू ऑल ऑफ यू, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट सेशन।